अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह सुबह आपका और हमारा साथ बहुत सी अच्छी खबरों के साथ, बहुत से इंटरेस्टिंग न्यूज़ पैकेज। लेकिन आज अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, आप फिर क्रिकेट की बात अच्छी खबर नहीं। जब क्रिकेट की बात होती है तो वजाहत का सारा दिन जो है ना वो इसी बात पे हमने क्या परफॉर्मेंस दी, हमने क्या परफॉर्मेंस तो इसमें सच बात ये है ना, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, परफॉर्मेंस क्या दी है देखें ना। फील्डिंग में हम किसी काम के हैं, बॉलर्स हमारे पता नहीं क्या कोई नज़र लगी है, खैर नज़र पे भी नहीं डाल सकते, लेकिन मसला ये है कि कोई आपकी स्ट्रेटजी होती है। हम हमेशा से ये कहते हैं हार जीत होती है, ये मसला नहीं कि जीत के ही आना है, कम से कम आप फाइट तो करें, आप नजर तो आए। इतनी नाकिस मैचेस थे। वार्म अप मैचेस का क्या मतलब है कि आप हारते जाएं? वार्म अप मैचेस में अगर हमारा ये हाल है जिसके अंदर प्रेशर नहीं होता, हर खिलाड़ी अपनी मर्जी से आता जाता है, वहां पर अगर ये हाल है तो फिर तो आगे का तो अल्लाह ही हाफिज है। वो इस वजह से आई थिंक कि उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम वार्म अप मैचेस में गंदा परफॉर्म करें ताकि जब हम वर्ल्ड कप स्टार्ट हो तब अच्छा परफॉर्म करें तो ऑडियंस बहुत खुश हो, ताकि खिलाड़ी हमें इजी ले और बाकी टीम्स कहें कि यार ये तो ऐसे हैं, और फिर हम एकदम उनको सरप्राइज। हो सकता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी हो, नो वन नेवर नोज। लेकिन ये है कि मैच दें तसल्लियां अपने जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग कर रहा था, आई थिंक 35वें 36वें ओवर तक उनके 204 रन थे, 5 खिलाड़ी आउट थे। तब तक मैं उसके बाद देखती रही। उसके बाद अच्छा वो मैक्सवेल जो इनका खेलता रहा है उसने अच्छा खेला है, उसके बाद काफ़ी चौके छक्के भी लगाए हैं और हमारे फील्डर से बॉल पकड़े नहीं जा रहे थे। आई थिंक कल का मैच हमारी नाकिस फील्डिंग की भी बहुत बड़ी वजह है कि हम इसका हमेशा से मसला रहा है हमारी फील्डिंग का, हमेशा से पता नहीं क्या मसला है। हमारे खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करते, किसी बच्चे को भी आप जरा प्रैक्टिस वगैरह करवाएं ना तो उनकी भी फील्डिंग बेहतर हो जाती है। इतनी नाकिस भी बात नहीं है किसी बच्चे को भी प्रैक्टिस करवाएं, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती पूरे है ना। हमारे कोचेस हैं, हमारा पूरा स्टाफ है, तो उसके बावजूद इतनी नाकिस फील्डिंग किसी टीम की नहीं देखी होगी। फिर उसके बाद ये गलत बात है कि हमारी जो फील्डर्स हैं जो फील्ड में मौजूद हैं उनसे बॉल कैच नहीं किया जा रहा। बहुत ही वैसे पथारी परफॉर्मेंस थी फील्डिंग के लिहाज से तो लेकिन कल तो बॉलिंग में जो हमारी पिटाई हुई है, कल शाहीन भी खेल रहे थे। फर्स्ट मैच में तो शाहीन अफरीदी को थोड़ा रेस्ट दिया गया था, लेकिन कल के मैच में तो शाहीन अफरीदी को भी जो है वो मौका मिला था। वसीम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन वसीम ने भी कोई विकेट नहीं ली। उन्होंने तकरीबन कोई 4-5 ओवर करवाए और तब तक जो है वो 30-32 रन वो खा चुके थे। लेकिन कल जो धुलाई हारिस रऊफ की हुई है, हाँ, हमारे अगर पेसर्स का ये हाल होगा, वैसे तो कुछ ये भी फील्डिंग है, ये नाज़रीन आप जो देख रहे हैं ना, जरा एक मुलाहिजा करें आप, दोनों हमारे खिलाड़ी आपस में टक्कर खा रहे हैं, कहां तक हम फील्डिंग में फॉल कर रहे हैं। ये वैसे अजीब बात है कि हम मतलब कि उनको नाकिस फील्डिंग कर रहे हैं और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस पे रोने की बजाय वो दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं। अच्छा, हारिस रऊफ को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कमबैक करेंगे अच्छा, क्योंकि नई गेंद के साथ ये काफी अच्छा ये हमारी फील्डिंग 9 ओवर्स में 97 रन पड़े हैं हारिस रऊफ को। हम पाँव से बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये फुटबॉल है, ये आप ये खुद सोचिए, ये फुटबॉल है कि आपने पाँव से बॉल को रोकना है और 2 प्लेयर्स हैं आपके और दोनों से बॉल्स नहीं पकड़ी जा रही। न्यूजीलैंड से हम पिट गए, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से हमारी धुलाई हुई। एशिया कप में हम, ये तो कुछ भी नहीं, एशिया कप में हम इंडिया से कितना बुरा पिटे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो खैर एनीवेज अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद पता चलेगा स्टार्ट होगा क्या। स्टार्ट हो गया है, ये वार्म अप मैचेस स्टार्ट हो चुका है। इसको वार्म अप मैचेस को आप उससे बाहर नहीं कर सकते, ये भी उसी का हिस्सा है ना। तो इनमें हमारी कारकर्दगी आप देखें और इसका साइकोलॉजिकली जो हमारे प्रेशर आएगा, कोई एक मैच आप जीतते हैं और इसमें कोई शक नहीं है जो विक्ट्री होती है उससे आपका मोराल हाई होता है, मोराल अप होता है। तो वार्म अप मैचेस में जिस तरीके से हमारी धुलाई हुई है और फिर जो बॉलिंग की हमारी हालत है, तो अल्लाह करे अब दुआओं के ही सहारे हम लोग बैठे हैं। कौम पूरी जो है ना मुसल्ले निकाल ले, जाए नमाज निकाल के दुआएं मन्नतें मुरादें मांगे, वही शायद कोई हमारी कोई टीम को कुछ बेहतर कर दे। ग्राउंड में तो हमसे कोई अच्छी तवक्को नहीं रखी। हमने हमारे टीम का मेन फोकस किया है कि हमने हैदराबादी बिरयानी खानी है, मटन चॉप्स खानी है, खाने पे पूरी तवज्जो उन्हें रखी हुई है। खाने का तो फोकस हमारी पूरी एज ए नेशन, हम सब खानों पर ज्यादा फोकस करते हैं, काम से ज्यादा। बट एनीवेज फिर भी हमारी दुआएं वो क्या लाइन है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। एंड पे तो हम यही कहेंगे, लेकिन हमारी टीम को भी चाहिए कि जो पूरी कौम की इतनी दुआओं और उम्मीदों के साथ वहां पर गई है, तो उम्मीदों पे थोड़ा सा पूरा भी उतरे। एनीवेज आज की हमारी हाइलाइट्स क्या होंगी प्रोग्राम में, हम किन इश्यूज पर बात करेंगे, सबसे पहले हो जानते हैं। 11 लाख गैर मुल्कियों को बेदखल करने का फैसला, रियासती पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की वजूहात क्या हैं?
जलसे के अहदाफ में नाकामी का एतराफ, लीगी रहनुमाओं ने शुरका की तादाद का टारगेट कम कर लिया। नवाज शरीफ का सरेंडर करने का फैसला, वजूहात क्या हैं? बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में नाकामी, क्या शाहीन अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? पंजाब में कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस की एंट्री, क्या नया वायरस को काबू किया जा सकेगा? और आपको बताएंगे सितारों की चाल और मुस्तकबिल का हाल। ये तो थी हमारी आज की हाइलाइट्स। और कमिंग बैक टू द फर्स्ट टॉपिक, जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट कल जो एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ है। अच्छा फैसला है, खुश आइन फैसला है। अब ये अभी ये जो रवा महीना है अक्टूबर का चल रहा है, अक्टूबर तक का टाइम है। 1 नवंबर से किसी भी गैर मुल्की को पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये फैसला कर लिया गया है, खास तौर पे जो गैर कानूनी है, गैर कानूनी, और है। इनमें ज्यादा तादाद, बल्कि सबसे ज्यादा तादाद क्या वही हैं जो हमारे अफगान रेफ्यूजीज हैं। अफगान वॉर के बाद जिनको पाकिस्तान ने पनाह दी थी, और उसके बाद हमने देखा कि जब ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई, तो इन हालिया कार्रवाइयों में या इससे पहले जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये जो रेफ्यूजीज थे उनकी इन्वॉल्वमेंट का फैक्टर पाया गया था। आप ये देखिए, आप जब भी अफगान रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजने की बात करते हैं तो आपके बॉर्डर पर या फिर आपके सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, और फिर बाद में ताने बाने जाकर कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलते हैं। सारे एक जैसे नहीं है, नो वन इज सेइंग कि ये कल्प्रिट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वारदातों में मुलव्विस होते हैं, सहूलतकारी के तौर पर सामने आते हैं। नहीं, बराह रास्त भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि पाकिस्तान ने एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। पाकिस्तान ने अपनी बाहें खोली थी कि हमारे हमसाए हैं, मुस्लिम मुल्क है, हम इनको जगह देते हैं, और बड़ा इनको वेलकम किया गया। बाकायदा इनको यहाँ पे अब ये 30 35 साल से यहाँ पे आबाद हैं। सेकंड जनरेशन उनकी यहाँ पर बड़ी हो रही है। लेकिन उसके बाद जब भी अक्सर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उनमें ये जो अफगान रेफ्यूजीज हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा पाई गई है। तो फिर कल जो एपेक्स कमेटी कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, तो उसमें आर्मी चीफ ने वाज़े कहा कि अब टाइम आ चुका है कि हमारी नेशन सबसे पहले है। जो भी ऐसे लोग जो कि गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनको हमने पनाह दी हुई थी, तो उनको दोबारा से भेजा जाएगा, और ये अक्टूबर तक का उनको टाइम दिया गया। बिल्कुल, जैसे ही ये मंथ अक्टूबर ख़त्म होगा और नवंबर में 1 नवंबर से बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है। डॉक्टर नवीद इलाही साहब XDGI भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद इलाही साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कल के एपेक्स कमेटी का इजलास के बाद जो फैसला किया गया है, कितना दुरुस्त और बरवक्त फैसला है ये? जी, मेरा ख्याल है फैसले की जरूरत तो थी, लेकिन देखने की बात यह है, 3-4 इसके पहलू हैं। एक बात तो ये है कि क्या वाकई नीयत है हमारी ये करने की, और कोई हमारा इसके ऊपर कोई नी जर्क रिएक्शन तो नहीं है ये, क्योंकि पहले भी हम बारहा ये कर चुके हैं। 2002 से ऑनवर्ड हमने ये रीपैट्रिएशन की बात होती रही और वापस भिजवाएंगे, और ये करते रहे। अभी भी 1.3 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड मौजूद हैं और 500,000 से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन लोगों को यहाँ पे पनाह तो ठीक है अपनी जगह, वो हमारा एक बनता भी था कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन, वो हमारे बददियानत जो एहलकारान हैं उनकी वजह से पॉसिबल हुआ। तो पहले तो ये सीरियसनेस होनी चाहिए कि वाकई वी मीन बिजनेस, कि इस दफ़ा हमने उनको निकालना है। दूसरा ये आप देखिए कि यहाँ पे दोबारा रिश्वत का बाजार तो नहीं गर्म हो जाएगा कि वही अनासर, वही एहलकारान जो इनको फैसिलिटेट करते रहे हैं, उनके रेट बढ़ जाएं और उनको वो फैसिलिटेट करना शुरू कर दें। और तीसरी बात ये है कि बहुत बड़ी तादाद है जिस पे मैंने जो देख रहा था कि एपेक्स कमेटी ने कहा कि उनको हम निकालेंगे, जो अनरजिस्टर्ड है, जो तलाश करना पड़ेगा, DNA होगा,
आप हमें इन्फॉर्म करें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इट्स अ लॉन्ग हॉल। तो इस पे क्या हमारे रिसोर्सेज, मैन पावर होंगी कि उनको हम ये मैनेज कर लें? आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो आप मेंशन कर रहे हैं और बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर रहे हैं, क्या आर्मी चीफ को इस बारे में पहले ब्रीफिंग नहीं दी होगी, या उन्होंने, ऐसा तो नहीं है ना कि फिलबदी हमारे आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दे दिया हो, इस पर प्रॉपर काम किया होगा, कोई होमवर्क करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया होगा ना, जो 1 महीने का टाइम दिया है। एंड सेकेंडली, हमारी जो ISI है वो वर्ल्ड बेस्ट एजेंसी है, हमारे IB, हमारे बाकी सेक्टर्स जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, जो इस तरह से काम करते हैं, तो क्या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कौन कौन इन चीज़ों में मुलव्वस है? वैसे ये बड़ी हैरानगी की बात है कि क्या हमारी ISI वर्ल्ड बेस्ट होने के बाद क्या उनको ये भी नहीं पता कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि अफगान शहरियों को फैसिलिटेट करने में मुलव्वस हैं? यहाँ रिश्वत का बाजार गर्म तो होगा ये फैसला किया गया है। लेकिन फिजा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, इससे पहले भी 12 दफ़ा ये फैसला हुआ, कहा गया गवर्नमेंट्स की जानिब से गुज़िश्ता कि जो लोग हैं, जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन वो लिप सर्विंग से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। इतना वो आसान नहीं है कि इनकी सेकंड जनरेशन यहाँ पर आके आबाद हो चुकी हैं, और उनमें से जो अक्सरियत है वो ऐसे लोगों की है जिसका नवीद साहब ने जिक्र किया कि पैसे देकर लोगों को बाकायदा तौर पे वहाँ के पाकिस्तानी ID कार्ड उनको दे दिए गए हैं। नवीद साहब, सर ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि अब इस दफ़ा जो आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट से जो आइडिया हुआ है, हालात संगीन है और इस संगीनी का आर्मी चीफ को भी इदराक है, इस दफ़ा शायद ये फाइनल डिसीजन हो और वाकई में इनको भेजा जाएगा, या फिर इस माजी की तरह वक्त गुजरेगा और उसके बाद दोबारा से वही एक्टिविटीज़ अपने मामूल पर आ जाएंगी? जी देखिए, ये तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि अगर ये नी जर्क रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी से अब तक 24 में से 14 जो टेररिस्ट अटैक है उसमें ये अफगान या अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो शामिल हैं, तो जाहिर है कि उसके ऊपर एक रिएक्शन तो आना था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट माइट के आगे तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बड़े पहलू होते हैं। देखिए, आप आज तक आप सिग्नेटरी नहीं है किसी भी UNHCR के उसके ऊपर के आप उसको कैसे डील करना है। आपके पास नेशनल लॉज नहीं है रेफ्यूजीज को डील करने के आज तक। आपने 2013 में शायद एक पॉलिसी बनाई, अफगान रेफ्यूजी पॉलिसी, लेकिन वो कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो आपको जब ये तरीक़ेकार तय करने होते हैं, अगर सस्टेनेबल आपने एक्शन करना है, तो आपके पास पॉलिसी और आगे लॉज और रूल्स होने चाहिए कि इस तरह हमने हैंडल करना है। डॉक्टर साहब, जस्ट फॉर माय नॉलेज, हमारे नेशनल एक्शन प्लान में, डॉक्टर साहब जस्ट फॉर माय नॉलेज, हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान था, इतना बड़ा सानिया, फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, क्या उसमें भी ये शिक मौजूद थी ऑब्वियसली कि जो भी ये सहूलतकार हैं, जो भी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको पकड़ा जाएगा और फिर बिला तफरीक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? वो उसका क्या बना? जी, मैं एक फैक्ट के बाद इस पे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप ये जब तालिबान हुकूमत आई है दोबारा 2021 में, उसके बाद कम से कम 2.5 लाख मजीद रेफ्यूजीज यहाँ पे पाकिस्तान में आए हैं। UNHCR कहता है कि 1,70,000 आए हैं, हमारा एस्टिमेट है 2.5 लाख के करीब। आप जितने भेजते हैं उससे ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हालात वहाँ बड़े ख़राब हैं। तो इस चीज़ को तो आप जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सामने रखनी चाहिए, आपके अपने जो तरीक़ेकार हैं उसको सामने रखना चाहिए, अपने रिसोर्सेज शुरू से ही आपने बजाय इनको कैंप्स में रखने के, सारे शहरों में स्कैटर्ड है। लाहौर जैसे शहर के गुलबर्ग, हार्ट ऑफ द सिटी, वहाँ पे 10,000 अगर अफगान रिफ्यूजी रह रहे हों, तो आप उससे अंदाजा कर लीजिए कि वो यहाँ पे किस। लेकिन सर, अब तो ये आलम हो चुका है, पूरे लाहौर में इतनी इनकी स्ट्रेंथ है, आप इनसे कोई हल्का सा कोई मसला हो या किसी तरीके से करके देखें, कानून तक इनके आगे सरेंडर कर देता है। इवन मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ सर, इतने मजबूत हो चुके हैं। सर, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है? हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके स्टेक्स इनसे वाबस्ता हैं, और इस राह में सबसे बड़ी रुकावट भी वो हैं, तो पॉलिटिकली कैसे इनको टैकल किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विल हो तो तमाम काम हो जाते हैं। ठीक है, आपकी रिसोर्सेज मैन पावर के मसाइल हो सकते हैं, अगर सस्टेन्ड एफर्ट हो, एक स्ट्रेटजी के तहत आप काम करें, तो स्टेट माइट के सामने तो नहीं खड़े हो सकते। आपका ये अगर ये सीरियस है और ये इसको परसू करेंगे, जो लग रहा है कि करेंगे, तो आप इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी रखना चाहिए कि लोगों से ज्यादती ना हो जाए।
जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी फैमिलीज, आगे बच्चों के बच्चे भी हैं, थर्ड जनरेशन है, सेकंड नहीं है, थर्ड जनरेशन भी है, तो उनको भी कोई नेचुरलाइजेशन का तरीका भी होना चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन का तरीका होना चाहिए। जिनको आपने देखें यहाँ पे तो अफगान रिफ्यूजीज तो हैं और बड़े बांग्लादेशी मौजूद हैं, बर्मीज मौजूद हैं, इवन ईरानी जो है उन्होंने पासपोर्ट आपके लिए हुए हैं, क्योंकि पासपोर्ट तो आपके 5-10 हज़ार में बेच देते हैं यहाँ के जो बदयानत लोग हैं, शनाख्ती कार्ड बेच देते हैं, तो उनको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब आप उंगली बाहर अंगुश्त नुमाई करते हैं तो पहले सेट योर हाउस इन ऑर्डर। आप ठीक होंगे तो सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। हाँ। ये बात तो बिल्कुल सही, लेकिन सर जिसका आपने जिक्र किया है वो अपनी जगह ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के जिनके इंटरेस्ट इन चीज़ों से वाबस्ता हैं उनको कैसे टैकल किया जाएगा? फिर आपको लगता है कि इन हालात में ये चीज़ एग्जीक्यूट करना ज़्यादा आसान होगी या मुश्किल होगी? क्योंकि हमारे हमसाए में अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है और इतने लोग तो वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं, तो मौजूदा हालात सूटेबल हैं कि ये स्टेप लिया जाए? देखिए मेरा ख्याल है कि वो आपकी बात ठीक है, ये तो वोटर भी बन चुके हुए हैं बहुत हल्कों में जैसे, लेकिन जब आपकी विल होगी तो ये काम तमाम तय हो जाएंगे। अगर सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पे काम करेंगी तो कोई उनके सामने खड़ा नहीं होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इसी की कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो, जैसे अभी इलेक्शन हो जाएंगे जनवरी में नहीं तो मार्च में, तो नई गवर्नमेंट ने आना है तो दे शुड परस्यू द पॉलिसी, फिर ये कामयाब हो सकती है। अगर आप अपनी देखते रहे पोलिटिकल I mean, right decision for the right moment. Thank you so much, डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद। और आई थिंक कंटिन्यूटी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि बिला तफरीक ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी या उन्हें कह दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, तो फिर एट दी एंड जब कंटिन्यूटी होगी और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा इन हाउस भी, और ये जो अफगान शहरी हैं या बर्नीज़ हैं या ईरानीज़ हैं जो भी हैं, इनके खिलाफ भी जब इंक्वायरी होगी, कार्रवाई होगी और वापस इन्हें अपने मुल्क भेजा जाएगा। आप ये देखें पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, बाकी ममालिक में तो ऐसा नहीं है ना। बाकी ममालिक में भी तो जो गैर मुल्की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर वो कितने कितने सालों से भी गैर मुल्की रह रहे हैं, उनके पेपर्स नहीं बनते। सबसे पहले पाकिस्तानी नेशन है, हमारी कौम है और हमारा पीस अगर दाव पर लगता है तो हमें हर वो नेशनलिज्म सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें हर वो इकदाम उठाना चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क में पीस बहाल हो सके। दोबारा हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ बात करते हैं सियासत की। तो सियासत में आपको पता है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत ज़्यादा चहबगोइयाँ हैं। चहबगोइयाँ क्या, उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, वी रियली होप सो कि वो आएँ, वापस आएँ। अब राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस सारी सूरत हाल में। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा आपको पहले वो सुनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उनकी, उसके मतलब सारे इंतजामात हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट तो आपने मुलाहिजा की से एक चीज़ तो वाज़े हो चुकी है, वो ये है कि जो उम्मीदें लगा रही थी PMLN के, जिसका कहा भी जा रहा था कि 10 लाख वर्कर्स आएंगे, अब वो फिगर कम होकर 10 लाख से 4-5 लाख पर आ चुकी है। आपको शाहदरा का जलसा याद है? शाहदरा का जलसा नून लीग का गढ़ है, वहाँ से हमेशा से PMLN क्लीन स्वीप करती रही है। MNA वहाँ से हैं और नीचे 2 MPs उनका ताल्लुक भी PMLN से है। उसके बावजूद हमने देखा उस पर खासी बरहमी का इजहार भी किया नून लीग की क़यादत की जानिब से, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया गया था। और उसके बाद अभी भी जो तैयारियाँ की जा रही हैं, आपने देखा कि जैसे ऐलान किए जा रहे थे, जो भी अपने हल्के से लेकर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उसे फिर हॉनर 1 to 5 दिया जाएगा। और उसके बाद भी जो है वो कोई इतना ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही अभी नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए। अच्छा, ये तो तरक्की हुई है लंदन में बड़ा उन्होंने तो बरहमी का इजहार किया। एग्जैक्टली इसी पर बात करेंगे। सेनेटर गौस बख्श नियाजी साहब जिनका ताल्लुक PMLN से है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नियाजी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये एक तरक्की हुई है PMLN में कि बिरयानी और कीमे वाले नान से बढ़कर अब होंडा 1 to 5 तक की जो है ना ऑफर्स करवाई जा रही हैं वर्कर्स को। सर क्या वजह है, क्यों वर्कर्स नहीं निकल रहे हैं? हालांकि उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा PMLN ने लगाई थी। कितना अब चैलेंज है आप लोगों के लिए वर्कर्स को निकालना मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहले तो बात करते हैं ना शाहदरा की, आपने मिसाल दी। तो शाहदरा में MNA साहब ने एक जलसा किया और उसमें इतनी तादाद कम नहीं थी जितनी आप बता रहे हैं। जो पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो जैसे कि स्टार्ट किए हैं, वो देखो जो रात को मरियम पहुंचे हैं तो उस वक्त देखें, और जो शाम के वक्त जिसमें रोशनी नजर आ रही है वहाँ लोग कितने बैठे हैं। हर कोई जब लीडरशिप आती है तो उसके इकट्ठे होते हैं। और दूसरी बात एक वो बताएं कि हर हल्के में MP और MNA की अपनी सियासत होती है। MNA और MP का आपस में जोड़ नहीं होता, लेकिन मियाँ साहब की ज़ात के लिए या मरियम के लिए सारे इकट्ठे होते हैं। जब मियाँ साहब आएंगे तो MP भी कोई अपने बंदे लाएगा, MNA भी लाएगा। तो ये इस वजह से लोग शायद गलत अंदाजा लगा रहे हैं कि मियाँ साहब की मकबूलियत नहीं है, लोग दिलचस्पी नहीं दे रहे। मैं ग्रास रूट लेवल पर सियासत करता हूँ और हमारा तो लोग सिर्फ खा गए हैं कि जी अब हमें ट्रांसपोर्ट दें और नाम लिख पा रहे हैं कि हमें गाड़ी लेके जा फिर लेके आए, क्योंकि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग अपने कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो आप हैरान कौन तौर पर अब इसका मुजाहरा देखेंगे। और अभी जो आज की 4 तारीख है और कितने 2 हफ्ते रहते हैं, 2 हफ्ते में समाई कुछ और होगा। जिस तरह मैं लोगों की एक दिलचस्पी देख रहा हूँ, तो इसमें आप इंशाल्लाह हमारी पार्टी और मियाँ साहब जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल ही उनकी शान वेलकम होगा और मुल्क की सियासत में एक भूचाल आएगा। आप एक मेरा प्रोग्राम 21 के बाद भी कर लेना इंशाल्लाह, और फिर भी ये भी डिस्कस कर लेंगे। सर तो अभी नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ठीक है, आपने तैयारियां तो खूब की होंगी उनको वेलकम करने के लिए, लेकिन ये बताइए कि क्या राना सनाउल्लाह ने जैसे कहा है कि प्रोटेक्टेड बेल उनकी कर ली गई है, कानूनी टीम ने तैयार कर लिया है, तो क्या वो अदालत के सामने आते ही पहले सरेंडर होंगे या फिर आते ही मीनार पाकिस्तान जाएंगे? जी देखो, प्रोटेक्टिव बेल होती है ना जी, उसमें ये नहीं होता कि सीधा वो आएंगे। उसमें 2-3 दिन का अक्सर होता है, 4-5 दिन का। सपोज 21 को आते हैं और 19 का प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करते हैं, वो कहेंगे ठीक है 26 तक पेश हो जाएगा कोर्ट में। तो दोबारा वो जलसा तो वो करेंगे, हर सूरत करेंगे। और उसमें वो सीधा एयरपोर्ट से हमें यही बताया कि एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान आएंगे और वहाँ खिताब करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि दहशतगर्दी का वो मसाइल चल रहे हैं, अभी ये हमारे मियांवाली बॉर्डर पे क्या हुआ है कल परसों, तो दहशतगर्दी का खतरा तो है। मियाँ साहब को उन्हें बचाना भी है। भले लोग बातें करें कि जी लोगों के पास इनके पास इतने बंदे नहीं है कि लोगों से जुलूस निकाल हमें मियाँ साहब की जो जिंदगी है वो ज्यादा मुकद्दम है। तो लेकिन मीनार पाकिस्तान पर आप जब जोश बलबला और लोगों का हजूम देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। नियाज़ी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई भी पार्टी हो अगर तो वो पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके मीनार पाकिस्तान तो भरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर जो इस वक्त हालात हैं, जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन चल रही है, एक आम आदमी जो एक गरीब आदमी है या मुतवसत तबके का जो आदमी है, उसको तो अपने 2 वक्त की रोटी के साथ लाले पड़े हुए हैं। उसकी बला से मियाँ साहब आते हैं, मियाँ साहब नहीं आते हैं। उसकी तो सर दिलचस्पी से ज़्यादा इस चीज़ों में है कि जो PDM गवर्नमेंट ने 16 माह के अंदर जो हाल किया, जितनी महंगाई हुई, तो वो तो बेचारा उसका रोना रो रहा है कि बड़ी उम्मीदें बांधी थी मियाँ साहब से, और PDM खासतौर पे PMLN यही नारे और दावे के साथ आई थी, हम तजुर्बाकार लोग हैं, महंगाई हम ख़त्म करेंगे। तो उनकी तो उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। उसको क्या दिलचस्पी होगी कि मियाँ साहब आ रहे हैं और मैं उनके इस्तकबाल के लिए निकलूँ बाहर। देखिए जी, जो संजीदा लोग हैं ना वो समझते हैं, और वो हमारा 2013 से 18 का दौर देखते हैं, उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सबके सामने है। पेट्रोल को कहाँ से ले गए, जो पेट्रोल 60-65 रुपए लीटर था, आज बिल्कुल कोई शक नहीं 322 रुपए पे पहुंच गया है। तो बहुत महंगाई की है। लेकिन ये किसका किया दे रहा किसका है? ये तो 4 साल इमरान के हैं जिसने अब मुल्क को बर्बाद कर दिया। तो सर वो संजीदा लोग PDM का भी तो दौरे हुकूमत देखेंगे ना, वो माजी है, 2013 से 18 माजी है, माजी करीब 16 माह की PDM की गवर्नमेंट है। लोग उसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? उसमें भी मियाँ साहब की हुकूमत थी, उनके भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको तो लोग याद रखते हैं। जी बिल्कुल, महंगाई जरूर हुई है, हम इसको मानते हैं, इसको महंगाई को खत्म होना चाहिए, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसियां ये मियाँ साहब भी बनाएंगे। मियाँ साहब के दौर में एक एक्सपीरियंस उनके पास टीम है, उन्होंने मुल्क के लिए काम किया और फिर एक खास इंटरनेशनल साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से अलग किया गया। आप देखें तो 18 में क्या दुनिया क्या कर रही थी कि पाकिस्तान पहली दुनिया की अगले 25 तक दुनिया की पहले 20 मुल्कों में आ जाएगा। इसका हमारा पड़ोसी मुल्क जो है अनजाया कर रहा है, दुनिया की वो पहले 20 मुल्कों ने मेजबानी की है। हमारी करेंसी सबसे वीक है। मसला यह है कि सिस्टम को चलने नहीं दिया गया।
आप 3.5 साल तो हम 1.5 साल देखो। सर सिस्टम को तो आपने पीटीआई की गवर्नमेंट को भी नहीं चलने दिया गया ना, और ये कह के आई गई कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। हम सिर्फ एक पॉजिटिव डिबेट यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे तो वो साथ में उनके पास एक्सपीरियंस टीम, क्या नवाज शरीफ अपने भाई की गवर्नमेंट में नहीं दे सकते थे? वही एक्सपीरियंस टीम इसहाक डार के, हाँ, मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस करके वही एक्सपीरियंस टीम इसहाक डार की सूरत में आई थी ना, तो उन्होंने क्या कर दिया? अब आईएमएफ अभी भी आपसे अग्री नहीं कर रहा था, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने आपसे कोई डील कर ली और फिर उसके बाद उन्होंने आपको पैसे दे दिए, रिलीज कर दिए। यही एक्सपीरियंस टीम क्या कर लेगी नवाज शरीफ जब आएंगे तो? जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। उसमें देखो हमारे पास हम 12 सियासी पार्टियों की एक कोलिशन गवर्नमेंट थी जी, सिर्फ हम नहीं थे, हमारे पास तो 3-4 वजारतें थी जो आवाम से रिलेटेड थी, जो मसलन बिजली है, गैस है और दूसरे जो वजारत दाखिला है, ये डायरेक्ट आवाम से जिसका वास्ता पड़ता है, और सारा मतबा हमारे पे गिरा है कि 12 पार्टियों में सिर्फ। सर उसकी वजह ये है ना, टीम अगर हारती है तो उसका भी जिम्मेदार कप्तान होता है, टीम अगर जीतती है तो उसका भी क्रेडिट कप्तान होता है। कप्तान मियां साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे कप्तान, तो कैसे आप बरीउल ज़िम्मा खुद को कह सकते हैं? नहीं, मैं ये बरी जुम्मा नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि हमने 12 पार्टी को साथ लेके चलना था। हमें या तो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी होती ना, हम यकसू के चलते, हम जैसे इकदाम करते, अब हमको भी स्टेप लेना पड़ता था तो 12 से पूछ के चलना पड़ता था कि ये करें। हमारी हुकूमत आपको पता है कि 2 या 3 मेंबरान पे खड़ी थी, अगर 1-2 मेंबर भी अलहदा हो जाए तो हमारी हुकूमत ये खत्म हो जाती। तो इसमें इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के अवाम हमें मैंडेट देंगे और हम हुकूमत करेंगे तो इंशाल्लाह मसाइल भी लोगों के हल होंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामज़न होगा। ये तो नेक तमन्नाएं हैं, उम्मीदें भी की जा रही हैं, इलेक्शंस होगा तो पता चलेगा। बट सेनेटर साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर पावर शो अच्छा बड़ा आपको करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि नवाज शरीफ की साख अभी भी जो पंजाब के अंदर जो उनका हलका है, लाहौर स्पेशली गढ़ कहा जाता है नून लीग का, वो बड़ा ज़रूरी है। तो जलसे के हवाले से क्या अगर आप हमसे कुछ शेयर करें इन साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि मीडिया पर सबको पता है कि लोग अभी महंगाई से इतना तंग है कि वो बाहर आने को तैयार नहीं है। वो तो चाहेंगे कि हम अपना कमाएं बजाय कि हम जलसे में जाके अपना टाइम वेस्ट करें। तो क्या पॉलिसीज चल रही है, कितने लोगों को इकट्ठा कर सकेगी नून लीग? देखो जी, हमारे वो जो पॉलिसी बनाई गई है कि जो दूर के इलाके हैं उनको थोड़ा टारगेट दिया गया है, जो नज़दीक हैं वो आप लाहौर शहर को 1.5 लाख का टारगेट है। हमारे मेरा तलक खुशाब से हमें तो है वो कि 900,000 बंदे को आपने ले आना है, तो इसके लिए हम बंदोबस्त के हज़ार के ट्रांसपोर्ट, उनके खाने पीने का इंतजाम हम कर रहे हैं। अब लोग जाना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास वसाइल नहीं है, महंगाई है। अब तो इसलिए वो लोग हमारे से रब्ता कर रहे हैं। लोग तो आना चाहते हैं कि आप हमें ट्रांसपोर्ट दें, हम मियाँ साहब इस्तकबाल के लिए आना चाहते हैं। लोग तो खुश हैं इस बात पे। अब देख रहे उन्होंने इमरान खान को देख लिया, जो मुल्क की तबाही थी, जो संजीदा लोग हैं वो देख रहे हैं कि इमरान खान ने क्या किया मुल्क के लिए। 4 साल में क्या कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया? ये वही एक सोशल मीडिया पे उनका एक भरम, एक बलून सा था कि जी ये हो गया वो हो गया, झूठ सच, और वो सारा दिखाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं थी। आप भी अभी बात कर रहे थे कि आईएमएफ से मुआहदा, आईएमएफ से मुआहदा नहीं हमारे से नहीं कर रहा था, आईएमएफ इसलिए मुआहदा नहीं कर रहा था कि जो इमरान खान ने, असल में तो इमरान खान ने 2019 मुआहदा किया था और उन्होंने मुआहदे की वायलेशन की थी, वो अनाए थे। तो अक्टूबर 2022 से लेकर जून तक 8 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने, सागदार साहब ने कोशिश की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। अगर डिफॉल्ट होता तो मुल्क में हर चीज ऑटोमेटिकली पेट्रोल कभी मिल रहा होता, कभी राशन बंदी होती, कुछ होता। अब तो राशन बंदी वाला सिस्टम तो नहीं है। सर पाकिस्तान तो डिफॉल्ट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक आम जो गरीब बंदा है वो लाजमी डिफॉल्ट हो चुका है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। और इसमें कोई शक नहीं है कि मियां साहब ने, इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी वो डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ये क्रेडिट बिल्कुल पीडीएम को इसका लेना चाहिए, लेकिन साथ में जब आप ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है तो फिर आप ये क्रेडिट भी लें, ये भी आपके ही सर पर है ये बात कि आपके ही 16 माह के टाइम में आप वो दावे, वो वादे पूरे नहीं कर सके जिनको बुनियाद बनाकर आप आए थे गवर्नमेंट में कि हम तजुर्बाकार लोग हैं। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया और हालात मज़ीद वस्त से वस्त हुए हैं।
तो दोनों चीज़ों में जिम्मेदारियां तो अल्टीमेटली आपकी ही हैं। अच्छा जी, ये तो हमारी पॉलिटिकल बात रही, लेकिन अभी बड़े ही अहम इशू पर मैं बात करने जा रही हूँ। इशू भी क्या है, सोशल मीडिया पर बड़ा ही वो इस वक्त हाईलाइट हो रहा है। आपको पता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद इवेंट होता है। इस बार ये मेज़बानी इंडिया को मिली है। अब इंडिया में कल का जो मैच था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच था, लेकिन वहाँ पर क्या नाकिस इंतजामात किए गए हैं। ऑडियंस के बैठने की जो सीट्स हैं, ये ज़रा देखिए, ये सीट्स हैं जिन पे बैठकर ऑडियंस ने मैच देखा है। इतने पुअर इंतजाम, और ये ऑडियंस वो है जो लाखों रुपया लगा कर इंडिया गए हैं मैच देखने के लिए। तो ये आप वेलकम करें, ये आपकी मेहमान नवाजी है कि जो लोग आपको आईसीसी के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इंडिया है। सबसे ज्यादा मीडिया पावरशिप, जो ऑनरशिप है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इंडिया के पास है। अमीर तरीन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है। जो आईसीसी के अंदर टीम्स है ना, वो अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड में से ये है बीसीसीआई, और उसके इंतजामात देखें। अच्छा, ये नाकिस सिटीजन्स को बैठने के लिए इनकी ना अहली की ये कंटिन्यूटी है, ये सीरीज ऑफ कंटिन्यूटी है। सबसे पहले वीज़ा में ताखीर, लोगों को आपने जलील किया, लोगों ने टिकट्स अपनी आगे पीछे करवाई। अच्छा, उसके बाद फिर अकोमोडेशन के हवाले से लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना रहा। मनमाने रेट्स, एक्सपेंसिव होटल्स, लोगों ने वहाँ पे जो घर थे उन लोगों ने अपने घरों के अंदर जो है ना इसको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया और लोगों से पैसे बटोरे। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जब लोग मैच देखने गए हैं, आपके वो मेहमान हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, लाखों रुपया लगा कर आए हैं, तो ऐसी सीटिंग आप दे रहे हैं उनको। इससे तो एक चीज़ तो वाज़ेह होती है, ये जो भारत की एक जो कॉस्मेटिक सा चेहरा है ना, ये है इनकी हकीकत के। और आपने हमें मेहमान नवाजी करने नहीं दी। जब एशिया कप में आप हमें खुद आपने मेहमान नवाजी करने देते तो आपको पता चलता कि कैसी मेहमान नवाजी होती है। बल्कि अभी कतर का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, वो आपके सामने है। क्या खूबसूरत कतर ने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड कप को। और अभी इंडिया के अंदर आप सूरत हाल ये देखें कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बार बार मैचेस के स्केड्यूल को तब्दील किया गया, बार बार ऑडियंस को तंग किया गया है। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी टीम थी उसको भी उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट कोई सिक्योरिटी दी नहीं है कि आपको पता है वीज़ाज इतने डिले करके उनको दिए। अच्छा, फिर उसके अलावा सबसे जो बड़ा और अहम सवाल फिजा ये है कि इतना अमीर तरीन भारतीय क्रिकेट बोर्ड, क्या ये इंतजामात हैं उनके कि वो एक इंतजामात को मैनेज नहीं कर सका। आप क्या चेहरा अपना दिखा रहे हैं लोगों को, इतनी गंदी सीट। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी गली मोहल्ले का, हमारे किसी पार्क का भी जो स्टेडियम होगा ना, शायद वो भी इतना बुरा ना हो, उसकी भी इतनी गंदी हालत ना हो। बहुत ही ऐसे जैसे कभी सदियों से कोई इसको साफ ही नहीं किया गया है। एनीवेज, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर से। और नाजरीन, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हर घर के अंदर अच्छा, इकरा ने कहा था बोलना नहीं बस इकरा इजाज़त दे दे आप अपने वजाहत भाई को, ताकि वो बोलना शुरू कर दे स्क्रीन पे। अच्छा, खैर जो ऑफ द स्क्रीन बातें जा रही थी, इस वक्त जो सेगमेंट है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर घर की कहानी है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा होता है कि पता ही नहीं होता कि कब ठंड है, कब गर्मी है। बारिश होती है तो मौसम कुछ बेहतर हो जाता है। एंड प्लस स्मॉग की वजह से इतना डस्ट है, इतनी पोल्यूशन है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से एहतियात इस वेदर में करने की होती है, क्योंकि जब सीजनल चेंज हो रहा होता है ना, सीज़न शिफ्ट हो रहा होता है, तो उस दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। Exactly. तो बच्चे बीमार होते हैं, और जो भी नया सीज़न आता है वो अपने साथ कुछ बीमारियां भी लेकर आता है। तो इस टेन्योर में, इस टाइम में जब एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, गर्मियों से हम सर्दियों की जानिब बढ़ रहे हैं, आती सर्दी और जाती सर्दी, ये सबसे ज्यादा जो है ना एहतियात की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा लोग बीमार इसी में होते हैं। जब वेदर चेंज हो जाता है तब तो समझ आती है ना कि वेदर चेंज हो गया, अब आपने अपना पूरा शिफ्ट जो है, खाने पीने से लेके ओढ़ने पहनने तक, एक एक चीज आपकी रूटीन चेंज होती है, एक एक चीज आपकी बदल जाती है। और बच्चे और बूढ़े जिनमें कुव्वत मुदाफ़त सबसे कम होती है, वो सबसे ज्यादा इससे जो है वो मुतासर होते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इदरीस खान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे जो कि ये हम नेचुरल जो बीमारियां जो होती हैं, और वो वबाई अमराज भी होती हैं, मौसमियाती तब्दीली की वजह से भी ये बीमारियां जन्म लेती हैं, किस तरह से परहेज़ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा, जो बदलते मौसम के साथ
जो बीमारियां जन्म लेती हैं, अब जैसे आशूब चशम है, फ्लू बच्चों को बहुत ज़्यादा है, आंखों की एलर्जीज बहुत ज़्यादा है, डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से सांस लेने में दुश्वारी है, बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं इस सब मौसम के शिफ्ट होने की वजह से। तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनानी चाहिए इस बदलते मौसम में? थैंक यू, आपने ये टॉपिक चुना। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि बॉडी कोई भी है, ह्यूमन बॉडी, वो 3 वजह से ही बीमार होती है। या वो बाहर से जो सीजनल इफेक्ट आ रहा होता है उसकी वजह से, दूसरा डाइट की वजह से, और तीसरी साइकोजेनिक होती है, हमारे मेंटल प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस की वजह से। 3 ही वजूहत होती है बीमारी की। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें हम एक्टिवली काम जो अनप्रडिक्टेबल होती है, जैसे आपने भी की, वो वेदर की होती है। वेदर की चेंज चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे आपकी मूवमेंट हो। फॉर एग्जांपल आप गर्म इलाके से सर्द इलाके में जाएं, सर्द इलाके से गर्म में जाएं, या फिर अचानक से बारिश आ जाए, अचानक से जो है वो मानसून की हवाएं ठंडी शुरू हो जाएं। ये जो जैसे अभी मौसम आ रहा है और जैसे सर्दी का मौसम आता है, उसमें क्या होता है कि बॉडी एक चीज़ पे एडिक्ट हुई होती है, एक चीज़ पे उसने एडजस्ट किया हुआ होता है, और यकदम जैसे वेदर चेंज आता है तो बॉडी भी चेंज करना शुरू करती है। जैसे हमारी बॉडी को ठंडी हवा लगना शुरू होती है तो सबसे पहले हम फ्लू का शिकार होते हैं, कफ का शिकार होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। और सेम इस तरीके से जब ये जो हवाएं होती हैं ये खुश्क होती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, उससे हमें स्किन के इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं, स्किन फटने लग जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा हमें एलर्जी, इचिंग, खारिश, इस किस्म के मसाइल जो हैं वो फूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी अशोब चशम की भी आपने बात की, तो सबसे पहले उसमें यह है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो नेचुरल रेमेडीज क्या है? चूँकि आप नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, तो नेचर ने इन तमाम जो वबाई अमराज हैं उसकी हिफाजत के लिए क्या घर में ऐसे टोटके अपनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए, हमारे पास जैसे ही, वैसे तो हमारी जो ये मेडिकल साइंस है ये गर्म सर्द को नहीं समझती, लेकिन जैसे ये वेदर चेंज आता है तो फिर उनको भी ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है कि जैसे ही हमारी बॉडी जो है वो ठंडे इलाके में जाती है या ठंडे मौसम में जाती है, तो हमारी जो बॉडी का इंटेलिजेंस सिस्टम है वो क्या करता है कि पेरिफेरल एरियाज से जो हीट होती है उसको शिफ्ट कर देता है सेंट्रल एरियाज में। मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हार्ट को, लीवर को, लंग्स को, किडनीज को। लेकिन जो हमारे बाजू, टांगें, दिमाग, सर, इन साइडों पे जो है वो कोल्डनेस होती है, ये ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। उनकी हीट को मैनेज करने के लिए फिर हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बॉयल एग लेते हैं, सूप्स लेना शुरू करते हैं, गर्म दूध, चाय, कॉफ़ी, इनका इस्तेमाल जो है वो हम बढ़ा देते हैं। गोश्त और फिश, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के हवाले से। अगर आप फ्लू का शिकार हो रहे हैं तो सबसे पहली एहतियात जो ये करनी है आपने, वो ये करनी है कि आपने अपना नाक और अपना माथा जो है इसको ढांप के रखना है। जैसे ही ठंडी हवाएं हमारे माथे को और सर को पड़ती हैं और साथ हमारी जो सांस है वो ठंडी हवा से जाती है, तो वहाँ अलर्जेंस रिएक्ट करते हैं और उससे जो है वो रनी नोज़ और फ्लू और ज़ुकाम, इन बीमारियों का शुरू हो जाता है। तो अगर आप इनको ढांप के रखेंगे, मफलर या कैप या रुमाल का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आप बच सकते हैं। और अगर आप शिकार हो गए हैं फ्लू का, तो उसके लिए फिर आपने जो हॉट ड्रिंक्स हैं उनको लेना शुरू करता है। उसमें आप अदरक का कहवा आपके लिए बहुत बेहतरीन है। उसमें आप शहद ऐड करके अगर अदरक का कहवा सुबह शाम लेते हैं तो आपको फ्लू से फौरी रिलीफ मिल सकता है, और यही कहवा आपको कफ से भी आराम दे सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप स्किन इश्यूज में जा रहे हैं, आपकी जो है वो लिप्स और आपकी बाकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, एड़ियाँ फटना शुरू हो गई हैं, या आपकी स्किन के ऊपर जो है वो रैशेस बनना शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि जो सीजन में ड्राइनेस आती है तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन होती है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। उस ड्राइनेस को कवर करने के लिए जो हम ऊपर से जो लोशन वगैरह का इस्तेमाल है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी डाइट में आयल्स का, नेचुरल आयल्स का इस्तेमाल शुरू करें, जिसमें आलमंड ऑयल है या आलमंड, या जैसे हम सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल शुरू करते हैं, बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, इनमें नेचुरल आयल्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को मॉइस्चर देते हैं। बहुत महंगे हो गए हैं। कोई सस्ता बताएं, 1 किलो बादाम आप लेने जाएं तो 2000 रुपए, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से 2000 रुपए के 1 किलो आलमंड्स लेकर आए, और आलमंड ऑयल तो इससे भी ज्यादा। लेकिन बात ये है ना कि सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं है। सेहत तो आपने अपने ऊपर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन ये बात फिजा की ठीक है। डॉक्टर साहब, जितने हालात खराब है ना, कोई बड़ा इकोनॉमिकल सा कोई टोटका बताएं, कोई रेमेडी ऐसी बताएं।
जी बिल्कुल, इकोनॉमिकल में ये है कि आप दूध से शुरू कर सकते हैं। दूध में भी चूँकि फैट्स और ऑयल्स मौजूद होते हैं और वो नेचुरल मॉइस्चर देता है आपकी स्किन को भी, तो आप गर्म दूध से जो है उसको स्टार्ट ले सकते हैं। चाय की बजाय आप गर्म दूध जो है उसको लेना शुरू करें, और अगर आप देसी घी या बटर का इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं तो आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, जिसकी वजह से ये रैशेज़ और इचिंग और ये जो स्किन के इश्यूज़ हैं ये फिर डेवलप नहीं होते और आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चर रहती है। और बाकी जिस तरह आपने बात की कि बाकी महंगे हैं, तो फिर हम लोकली एप्लीकेशन की तरफ भी जाते हैं कि हम उसमें जो लोशंस होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के या ऑइंटमेंट्स होती हैं उसको लगाने से या ऑयलिंग करने से बॉडी की, उससे भी हम इस ड्राइनेस को जो है वो कवर कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होती हैं वो फीमेल्स होती हैं जिनकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही होती है और उनके लिए मसाइल होते हैं। तो वो जितना बाकी अपनी कॉस्मेटिक्स पे तवज्जो देती हैं उसके साथ साथ अगर डाइट में भी हॉट एंड मॉइस्ट ड्रिंक्स को ऐड करना शुरू कर दें तो उनको ज़्यादा कॉस्मेटिक का खर्चा बच सकता है। अभी आलमंड की बात हो रही थी कि अच्छा, आपने बताया कि खवातीन की स्किन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, तो ये वेदर भी बड़ा जेंडर चूजी होता है कि उसको भी पता है किसको इफेक्ट करना है किसको नहीं करना है। डॉक्टर साहब होती है इसमें कोई शक नहीं, मैं वेदर के ऊपर बात कर रहा हूँ। डैमेज होती है। सर ये बताइएगा कि सर्दियों में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा शिकायत होती है वो निमोनिया की होती है। निमोनिया, और आपको पता है कि बहुत जानलेवा मरज़ होता है और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है फैमिलीज़ को। तो सर इस डिजीज़ से, निमोनिया से किस तरीके से हम बच सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए? एंड स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी एहतियात के हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं उसी के हवाले से बात पहले भी मैंने की है, वो ये है कि जो नमोनिया है इसकी मेन जो स्टार्टिंग काज होती है वो यही होती है कि हम जो कोल्ड वेदर में जब सांस लेते हैं, कोल्ड वेदर में हम रहते हैं तो उसकी वजह से जब ठंडी हवा में हम सांस लेते हैं तो उससे एलर्जेंस और पैथोजेंस जो है वो एक्टिव होते हैं और वो ये बीमारियां काज करते हैं। एक तो आप अपने रूम का टेम्परेचर अगर नॉर्मल कर लेते हैं, चाहे आप हीटर से करते हैं या अंगीठी से, कोयले से, जिससे भी करते हैं, कि जो बच्चा सांस ले रहा है उसका एनवायरनमेंट जो है वो कोल्ड ना हो, वो रूम टेम्परेचर मतलब 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर वो रहता है तो उसमें उसको नमूनिया होने के चांसेस कम है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें जितनी भी आपने बेबी की केयर करनी होती है उतनी ही उसकी मदर की केयर करनी होती है जिसकी वो फीड ले रहा होता है। अगर वो मदर फीड पे है तो जो मेडिसिन, जो टोटका, जो चीज़ आप बच्चे के लिए करना चाह रहे हैं वो आप उसकी माँ से कर देंगे तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। आप उसकी माँ को जो है वो बॉयल एग और इसके अलावा गर्म दूध, देसी घी, शहद, इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। माँ सेहतमंद रहेगी और वो अपनी हीट जो है वो बेबी में शिफ्ट करेगी तो बेबी को कभी भी नमूनिया नहीं होगा। और अगर नमूनिया हो चुका है तो उसमें भी गर्म दूध और शहद मिला के उसको दिन में 3-4 दफ़ा पिलाएं तो इंशाल्लाह वो रिकवरी जो है उसकी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तबीयत तो बेहतर होती जाएगी। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका तो आपने बता दिया कि कुछ इंजेक्शंस भी लगवाते हैं जो हिफाजती टीके होते हैं, तो इस मौसम के अंदर सिर्फ इंजेक्शंस लगवा देना आर दे इनफ? देखिए इंजेक्शन जो है वो तो उसको इनको एक्चुअली इंजेक्शन नहीं, हम उसको वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन जो है, हाँ जी, वैक्सीन जो है वो उसको अपकमिंग जो बीमारियां होती हैं उनसे बचा रही होती हैं। जो करंट बीमारी होती हैं उनसे वो प्रोटेक्शन नहीं देती। वैक्सीन का काम होता है जो मुस्तकबिल में उसको बीमारियां आनी है और जिस किस्म के उसको इफेक्ट्स आने हैं उससे उसको प्रिजर्व किया जाए, वो तो हर सूरत में लगवाने ही लगवाने हैं, क्योंकि हम लोग अभी की बीमारी से बचाते बचाते आगे फ्यूचर में कोई ऐसी जो है वो फैटल डिजीज के शिकार ना हो जाए, तो वो तो उसका एक रूटीन मैटर है, उसको तो आपने किसी सूरत भी डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन अगर वो करंटली किसी सीजनल इफेक्ट की वजह से या किसी और एपिडेमिक की वजह से, पेंडेमिक की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट तो उस हवाले से होता है। लेकिन जो आपका वो वैक्सीन का शेड्यूल है उसको किसी सूरत में राइट, उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, स्पेशली वो तमाम बुजुर्ग जो हमें देख रहे हैं, आप कोई रेमेडी उनको बताना चाहें, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़अत उनमें भी बहुत कम होती है और आगे आने वाले कुछ डेज में तो स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो क्या डेली बेसिस पे ऐसी कोई आप हमें बताना चाहें कोई रेमेडी कि वो इस्तेमाल करें ताकि उनके जो सांस की बीमारियां हैं उसमें कुछ कमी आए, क्योंकि ये स्मॉग इंसानी ज़िंदगी को तकरीबन 5 साल कम करती है इसमें सांस लेने से। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हम बात कर रहे हैं ना बुजुर्गों की, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा हवाला दिया है कि जैसे सीजन जो है वो कोल्ड होता है तो पेरिफ्रीज से ब्लड सप्लाई जो है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है।
तो यंग लोगों में चूंकि हार्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो जब ब्लड सप्लाई देता है तो उसकी पेरिफेरीज तक भी वो पहुंच जाता है। लेकिन यही सीजन बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उनका हार्ट वीक हो चुका होता है, वो उतनी ब्लड सप्लाई नहीं दे सकता, जिसकी वजह से उनके लंग्स और पेरिफेरीज दोनों काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो उसमें उनको करना यही चाहिए कि जो मगजियात हैं, जो जिसमें मैंने पहले बात की कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ग्राइंड करके दें, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं उनके दांत भी कमज़ोर होते हैं, वो चबा भी नहीं सकते, उनका मैदा भी कमज़ोर होता है, वो हजम भी नहीं कर सकता। ग्राइंडेड फॉर्म में उनको एक तो मगजियात खिलाएं और दूसरा गर्म दूध में शहद और अंडा मिला के जब आप उनको देंगे तो उससे उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा और उससे लंग्स भी उनके स्ट्रांग होंगे और उनकी जो सांस और मास्क का इस्तेमाल बुजुर्ग लाजमी तौर पे करें। ये स्मोक जो है इसमें मास्क का इस्तेमाल उनको बहुत बेहतर रख सकता है, बचा सकता है। शुरू में मैंने आपको कहा कि नाक और माथा जो है वो ढांप के रखें और ये बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, पेंडेमिक में एक ये तो प्रैक्टिस समय करने को मिली है कि चेहरा जो मास्क से जो है ना हम ढांप के रखते हैं अपने नाक और मुंह को, तो इसका एक कम से कम ये मुश्किल है, बट फिर भी लोग जो यंगस्टर्स है ना जो कोरोना पे बिलीव करते हैं, वो आप बुजुर्गों से किसी से बात करके देखें, वो तो कोरोना को कोरोना कोई पैंडेमिक समझते ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर इदरीस खान हमारे थे और यही बात अच्छा, है अब हमारी अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की है ना, तो खुदारा अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव चीज़ होती है ये जब हमारा सीज़न चेंज होता है, सर्दियां आती हैं या जाती हैं, तो वो बहुत हसास एक टाइम फ्रेम होता है, तो उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। और ख़ुद से कुछ ये भी होता है ना कि देसी रेमेडीज़ खुद से हम टोटके अपनाने लग जाते हैं, तो डॉक्टर्स के पास कम से कम अगर कोई ऐसा मसला आता है बच्चे का या आपका, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बजाय खुद के आप नीम हकीम बन के अपना इलाज खुद ही करना शुरू कर दें। एब्सोल्युटली, एहतियात इलाज से बेहतर है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कुछ बात हो जाए अब क्रिकेट की, जहां से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और हमारी नाकिस फील्डिंग और बॉलिंग पर हमने खूब जो है ना अपनी टीम को जो है भड़ास निकाली थी, अपनी भड़ास निकाली है और बाउंसर्स मारे हैं। लेकिन आई होप सो कि अब जब वर्ल्ड कप में जो फाइनली जब ये तो वार्म अप मैचेस थे ना, जब हम फाइनली खेलने जाएंगे और सही वाला मुकाबला होगा जिसमें पॉइंट्स भी नोट किए जाएंगे, उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या कह सकते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा अहमद, क्या एनालिसिस करेंगे, पहले न्यूजीलैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त, फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों कल नाकिस फील्डिंग, फिर बॉलिंग में जितनी धुलाई हुई हमारी, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं? तैयारी नहीं है या हम पिचेस को ही अभी तक रीड नहीं कर पा रहे हैं? मसला कहाँ पे फाल कर रहा है? देखें, वजाहत हम कहने को वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, हमारा वो हिसाब रह गया है। क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपने साबित करना होता है कि आप नंबर वन है और अभी तक के आसार देख के तो नहीं लगता कि हम साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम नंबर 1 टीम है। डिफरेंट वजूहात हैं उसकी, टीम कॉम्बिनेशन पे भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो उन्हीं प्लेयर्स को कैरी ऑन किया गया वार्म अप मैचेस में भी, जो कंसिस्टेंटली फेल होते गए इस वजह से कि शायद वार्म अप मैचेस में वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लें। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हमारे प्लेयर्स मेरे ख्याल में परफॉर्मेंसेस पे उनका ध्यान कम होता है और फैशन पे ज़्यादा होता है। अगर हारिस रऊफ की मैं पहले बात करूं तो वो सर पे बैंड पहन के तो ऐसे आए थे जैसे राफेल नडाल वही हैं, और उसके बाद जो उनका हाल हुआ और जो उनकी पिटाई 9 ओवर्स में 97 रन्स। जी, तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि एक आधी बॉल भी अगर वो और कराते तो शायद उनकी सेंचुरी हो जाती। फिर वसीम जूनियर साहब हैं, वसीम जूनियर साहब से बॉलिंग भी नहीं होती, बैटिंग भी नहीं होती, फील्डिंग भी नहीं होती, कोई वेरिएशन भी नहीं है बॉल में, एक ही लाइन लेंथ पे टिप्पा कराते हैं बॉल को और उनकी तो अदाएँ ही नहीं ख़त्म होती और बालों को जो है ना वो हिलाना ही ख़त्म नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे वो क्रिकेट खेलने नहीं, किसी शैम्पू का कमर्शियल रिकॉर्ड कराने आए। माय गॉड, यू बीन सो अनफेयर अहमद, आप तो हमसे भी ज़्यादा गुस्से में हैं। बट किसी तरह ही है, तवज्जो अटेंशन उनकी अपने दूसरे कामों पे ज़्यादा है। हमारी टीम है, हमने अपनी टीम को हर सूरत में बैकअप तो करना है ना। देखिए, वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होने लगा था ना, वार्म अप मैचेस से पहले
तो मैंने यही डिसाइड किया था कि जितने भी प्रोग्राम्स में मैं जाऊंगा, जहां भी बात होगी, मैं अपनी टीम को बैक करूंगा, क्योंकि अब यही हमारी टीम है, हमने वर्ल्ड कप में इस टीम को सपोर्ट करना है। Absolutely. लेकिन देखें, ब्लंडर्स को तो नहीं सपोर्ट किया जा सकता ना, कि टीम आपकी ब्लंडर पे ब्लंडर करती जाए, इतने रन लीक कर दें, फिर जब बनाने की बारी आई तो उस पर भी आपके हाथ पांव फूल जाएं, आपको ये भी ना पता चले कि बैटिंग कैसे करनी है। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है, और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब वर्ल्ड कप का स्टेज आ गया है, मेन मैचेस आ गए हैं, और यहाँ पे किसी भी टीम को इजी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाकी टीम को देखें वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान के लिए सिनेरियो काफ़ी हद तक फेवरेबल है, क्योंकि पाकिस्तान उन टीमों में से है जिन्होंने बहुत कम ट्रैवल करना है वर्ल्ड कप के दौरान। ज़्यादातर मैचेस उनके अहमदाबाद में या जिन जिन शहरों में उन्होंने रहने हैं उधर ही हैं, बहुत ज़्यादा हर वेन्यू पे वो नहीं खेलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरा एडवांटेज ये है कि नीदरलैंड के खिलाफ, छोटी टीम के खिलाफ आपका पहला मैच है। तो अगर हमारी फेवर में है सारी कंडीशंस और सिनेरियोज, उसके बावजूद हम इस चीज़ को अवेल ना कर सकें, तो फिर इसमें हमारी अपनी नालायकी है। और मेरे ख्याल में अब प्लेयर्स को भी सीरियस होना पड़ेगा। ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है फैशन पे और ये बालों की नमूदो नुमाइश पे, इससे हट के परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अहमद, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कुछ पॉजिटिव हो के हम सोचें, इन दोनों मैचेस में 300 प्लस रन्स भी हमने दिए हैं। इसका क्रेडिट वहाँ की आप ड्राई पिचेस को देंगे या इवेंचुअली इसका क्रेडिट तो हमारे बैटर्स को भी मिलना चाहिए? बैटिंग से ज़्यादा हमें बॉलिंग में मुश्किलात आ रही हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। नसीम शाह की इंजरी के बाद हमारी बॉलिंग जो है वो काफ़ी डामाडोल हुई है। बैटिंग की अगर बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। फ़खर जमान भी कल रात को अच्छे टच में नज़र आए हैं। उसके बाद इफ्तिखार अहमद की ने अच्छी इनिंग्स खेली। बाबर आजम की फॉर्म वापस आती हुई नज़र आ रही है, जो थोड़ा सा वो आउट ऑफ फॉर्म थे। सो बैटिंग में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। देखें वजाहत, आपको ना फील्डिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपकी फील्डिंग बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, और ये हम पिछले काफ़ी दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं। एशिया कप में भी हमने फील्डिंग की वजह से स्ट्रगल किया है, क्योंकि जब आपकी फील्डिंग तगड़ी हो ना, तो वनडे में एटलीस्ट 35 से 40 रन तो आपकी फील्डिंग बचा लेती है। सो अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान को हार की तरफ लेके गई है कोई चीज़, वो फील्डिंग पाकिस्तान की लेके गई है, क्योंकि अप टू द मार्क नहीं थी फील्डिंग। और यहाँ पे आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी कि आप ज़्यादा मिस्टेक्स करें फील्डिंग में। तो फील्डिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और बॉलिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। बॉलर्स को ये समझना होगा कि अगर पेस पे मार पड़ रही है तो आपको स्लो वंस भी डालनी पड़ेंगी, लाइन भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, वैरायटी लानी पड़ेगी। वैरायटी लाई है ना, हमने अपना कप्तान चेंज कर दिया, हम बाबर आजम से जो है वो शादाब खान पर चले गए। वैरायटी तो हमारे सिर्फ कैप्टनसी चेंज होने में है। उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप? जी कैप्टनसी चेंज होने में भी है, जुल्फों के निखार में भी है, लेकिन परफॉर्मेंस में अभी तक कोई वैरायटी नज़र नहीं आ रही। आई होप कि आगे आने वाले मैचेस में नज़र आए। बिल्कुल बाबर आजम रेस्ट के मूड में थे कि बाकी प्लेयर्स को चांस मिले, लेकिन वो फिर बाकी प्लेयर्स ने जो किया वो हमारे सामने ही है। केएससी पे हमारे 4 आउट हो गए थे, फिर बाबर आजम को आना पड़ा। तो बाबर आजम और इफ्तिखार की जो बैटिंग फॉर्म है वो पाकिस्तान को काफ़ी मजबूत सहारा दे रही है। कल के मैच में भी हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम अगर इतना क्लोज गई तो उसमें बाबर आजम और इफ्तिखार की बैटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। सो देखिए ये टीम गेम है, इसमें सिर्फ बाबर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या बाबर आजम इफ्तिखार इन लोगों ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि हर मैच में ये परफॉर्म करेंगे। बाकी भी वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, बाकी भी टीम का हिस्सा है, उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। शादाब की बात हो रही थी, देखें शादाब से ज़्यादा तो मार्नस लंबोशेर का बॉल टर्न हो रहा था कि जो रेगुलर बॉलर भी नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है। तो वल्लाह शादाब प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर रहे, ये क्या वजह है, लेकिन शादाब की बॉलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अहमद, अब ये बताएं कि वार्म अप मैचेस तो खेलने का मकसद ही ये होता है, इसकी एक अपनी डायनामिक्स होती है कि जो आजमाया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, कौन सा खिलाड़ी कितनी फॉर्म में है देखा जाता है। इन वार्म अप मैचेस से आपको क्या लगता है, हमने क्या सीखा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस खिलाड़ी को अब मज़ीद मौका मिलना चाहिए, किस पे एतबार करना चाहिए? इन 2 मैचेस के बाद आप समझते हैं कुछ ना कुछ लर्न करेंगे हम? देखिए वजाहत वार्म अप मैचेस का
बेनिफिट ये हुआ है कि थोड़ा सा बैटिंग लिहाज से हमें समझ आई है कंडीशंस की, बैटिंग में हमें हमारी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, बॉलिंग में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फील्डिंग में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो कॉम्बिनेशन की आपने बात की, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील, ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जिनको टीम में होना ही चाहिए। ख़ासतौर पर सऊद शकील की अगर हम बात करें तो उसको एक चांस मिला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। सिर्फ उसने अपनी बैटिंग को रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे फोकस नहीं रखा, फोकस पे नहीं रखा ना, इसी वजह से। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी आपके वक्त के लिए। तो जनाब रावलपिंडी में हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आला हैं मोहसिन नकवी साहब तकरीब से खिताब कर, वैसे एक्टिव हैं बहुत, इसमें मानना चाहिए। जी जी काफ़ी एक्टिव है। शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी तारीफ की, उन्होंने कहा है कि ये तो शहबाज स्पीड को भी काट गए हैं, इनमें तारीफ तो बनती है मोहसिन नकवी साहब की वजह से। नहीं, असल में बात यह है कि खैर हमारा टॉपिक तो ये नहीं है, बट उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो एक लाहौर के अंदर और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चीज़ें हैं उनको बड़े अच्छे से समझते हैं, ग्राउंड में मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली, उनको प्रॉब्लम्स का पता है। ऐसा नहीं है कि कोई उनको जो भी ब्रीफ करे वो आंखें बंद करके बंद कर ले। वो सहाफ़ी रहे हैं, जर्नलिज्म में रहे हैं, पूरा एक चैनल रन करते हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट चीज़ें और लोकल चीज़ें, हर चीज़ों का पता है, इश्यूज़ पता है, हाइलाइट्स पता है कि क्या इश्यूज हैं, और आई होप सो कि उनको सॉल्यूशंस का भी पता है। अच्छा, अब जो सेगमेंट आपसे डिस्कस करने लगे हैं इसका बराह रास्त ताल्लुक हेल्थ के साथ है हमारी। हमने डेंगू को फेस किया, कोरोना को हमने फेस किया, अभी इनसे हम निबर्द आजमा हो ही रहे थे, तो अब निपा वायरस, ये नया वायरस हमारे सर आन खड़ा हुआ है। ये हमारे पास शुक्र है अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। बेसिकली ये इंडिया के अंदर है और कहा यह जा रहा है कि 75% ये कोरोना वायरस से ज्यादा एक्टिव वायरस है, और डेथ रेशियो जो इसकी है 74% है। ओह माय गॉड। और इंडिया में इसने सर उठाना शुरू कर दिया, बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वर्ल्ड कप जारी है, पूरी दुनिया से लोग वहां पर मौजूद हैं, टूरिस्ट वहां पर मौजूद है, क्रिकेट फैंस वहां पर मौजूद है, इंटरनेशनल प्लेयर्स, टीम्स वहां पर मौजूद है, और फिर इतने बड़े ऑडियंस को संभालना, उसको टेक केयर करना, और उस दौरान जब आप इतना इंटरनेशनल एक मेगा इवेंट करवा रहे हैं, उस दौरान ये निपा वायरस का सर उठाना, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इससे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ ये है कि पूरी दुनिया से लोग वर्ल्ड कप देखने के लिए इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई प्रिवेंटिव मेजर्स, कोई एहतियाती तदबीर भारत की जानिब से नहीं की गई है, और खुदा ना खासा जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये वायरस मज़ीद फैल सकता है। पाकिस्तान में भी हमें इस वायरस को फेस करना पड़ता है। चमगादड़ से जो है ना, इससे ये वायरस ट्रांसफ़र होता है, और इसकी जो अलामात हैं उनमें खांसी होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है फिदा कि 74% इसकी डेथ रेशियो है। केरला में जो भारतीय रियासत है उसमें स्कूल्स और दफातर बंद कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो भारतीय रियासत केरला है वहाँ पर। तो ये निपा वायरस बहुत ही अलार्मिंग है। और अच्छा, इससे बचने के लिए जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि आपने जो भी फल या सब्जी लेनी है ना, उनको वॉश करके उसको धो के खाना शुक्र है हम अपनी ताई जो हम लोग ने हमें सफाई सिखा दी है। शुक्र है कि हमारे इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है, हमें सफाई सुथराई। बाकी तमाम लोगों से आप किसी भी मज़हब को देख लें, जितना नीट एंड क्लीन और सफाई पर इस्लाम ने दर्स दिया है ना, उतना कोई भी दर्स नहीं देता, और ना ही बाकी के लोग, इवन द फॉरेनर्स जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, वो भी इतने साफ नहीं होते। अभी तक इस निपा वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुई है। तो जहाँ पे वैक्सीनेशन ना हो, वैसे भी कहा गया है कि जो परहेज़ है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। तो आपको ये चाहिए कि आप मुकम्मल हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग मौजूद हों, जो भी फल हम लेते हैं उनको धो के खाएँ, सब्जियों को धोकर खाएं, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमें उन सबको अपनाना चाहिए। लेकिन ये इसको क्योंकि अब खदशा है इस चीज़ का कि ये केसेस, क्योंकि भारत हमारा हमसाया है, पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, बड़ी एक्टिव है हमारी गवर्नमेंट के। उन्होंने कहा है कि वक्त से पहले शुक्र है एक्टिव हुए हैं। एग्जैक्टली, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो वक्त से पहले ले लिए जाए। जो लोग भी आ रहे हैं ट्रैवल करके इंडिया से या ऐसे तमाम एरिया से, ऐसे तमाम ममालिक से जहाँ पर ये जो निपा वायरस है ये फैलने का खदशा है, और या वहाँ से कुछ केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है और प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ही ले लिए गए हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं?
हमने अपनी ऑडियंस को पहले दिखाया है किस तरह के स्टेडियम में चेयर्स थी, इतनी गंदी गंदी चेयर्स थी, वो जब साफ सुथरी नहीं है जहाँ पर लोगों ने बैठना है, तो आप फिर ये देखें कि इतना मेगा इवेंट में वो निपा वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या ही उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए होंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने भी यकीनन, जिस तरह हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने भी बर वक्त इस पर काम करना शुरू किया है, तो ये देखना चाहिए कि जो हमारे लोग भारत गए हैं, कोई ना कोई वैक्सीनेशन का अमल, उनके कोई टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि ये वायरस भी कोरोना की तरह मुंतकिल होता है, ट्रांसफ़र होता है। जो इब्तदाई केसेस रिपोर्ट हुए ना भारत में, केरला में, तो वो ज़्यादातर उनमें लोग वो थे जो स्लॉटर हाउसेस में काम करते थे, मज़बा खाने जिनको कहते हैं, तो वहाँ पर ये केसेस ज़्यादा देखने में आए हैं। तो फिर दुनिया भर के तिबी माहिरीन का यही कहना है कि क्योंकि वैक्सीनेशन तो अभी कोई इसकी दरियाफ्त नहीं हुई है, तो जितनी हम लोग एहतियात कर सकते हैं, जितनी हम लोग अपनी सेहत के हवाले से जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको अपनाना चाहिए हमें, उनको हमें उसको इस चीज़ का तो कम से कम हम ख्याल कर ही सकते हैं ना। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अब जो हमारा हेल्थ का सेगमेंट है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे बच्चों से है, वो भी जो कि न्यू बोर्न बेबीज़ होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल हमें देखने में आ रही है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा वो कुछ ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, उनमें हेयरिंग की भी बीमारी बहुत ज़्यादा है। अब मसला ये होता है कि छोटा बच्चा वो बता तो नहीं सकता कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही या वो ऊंचा सुनता है, और जब पेरेंट्स को रियलाइज़ होने लगता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पानी सरों से गुजर चुका होता है। तो इसीलिए आज हमने ये सेगमेंट रखा है ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हों और आप तक पहुँचे, ताकि ये जो मसाइल हैं इनका आपको सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तारर, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, हमें तो पता नहीं है या माओ को पता नहीं होता कि इनको ट्रीट किस तरह से करना है, क्या इनके साथ कुछ मसला, कुछ तो ऐसा है कि पैदाइशी ऐसा होता है, कुछ पैदाइश के बाद ये हेयरिंग सेंस जो है वो डैमेज हो जाती है, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं या क्या ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता चल सके कि बच्चे के साथ ये हेयरिंग इशू है? बहुत मेहरबानी, आपने मुझे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट हमारे माशरे के टॉपिक पे बात करने के लिए इनवाइट किया है। आई एम सो ग्रेटफुल। ये इतना बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में कि जितना भी इस पे बात करें उतनी ही कम है। कुछ तो जेन्युइन मसाइल हैं जिनकी वजह से सफरिंग लंबी हो रही है, कुछ इनके बारे में मालूम नहीं है लोगों को कि करना क्या है। वो समझते हैं जैसे एक बच्चा बड़ा होकर खुद ब खुद बातें कर लेता है। ये कॉमन सेइंग है हमारी सोसाइटी में कि बच्चा बड़ा होकर खुद ही बोल लेगा। ये माइंड सेट ये भी बहुत मसाइल पैदा कर रहा है। अब कमिंग टू द प्रॉब्लम ऐसा है कि दुनिया सारी में एक सिंपल सा तरीका बन गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट उसको कहते हैं। जो ही कोई बच्चा पैदा होता है उसका स्क्रीनिंग हियरिंग टेस्ट हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि हियरिंग ठीक है कि नहीं। ओके। अब जब पता चल गया कि हियरिंग है ठीक तो नो प्रॉब्लम। हाँ। अब पता चल गया कि प्रॉब्लम है, उसका इलाज हो जाएगा, देन अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। और इलाज भी पहले साल के अंदर ही करना शुरू कर देना चाहिए। वाओ। अगर लेट करें तो स्पीच लेट हो जाती है, जो हियरिंग थोड़ी बहुत बची कई लोगों में होती है वो ज़ाया होने लग जाती है इस्तेमाल ना हो सकने की वजह से। तो इसलिए वो जो उसके डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं जिससे वो बाकी बच्ची हियरिंग ज़ाया होना, स्पीच का डेवलप ना होना, सोसाइटी का प्रॉपर हिस्सा ना बन सकना, एक इंटेलिजेंट बच्चा बच्ची जो बड़े यूज़फुल सिटीज़न बन सकते हैं बड़े होकर, अदरवाइज़ अगर ट्रीट हो जाएं टाइम पे पहले साल के अंदर शुरू हो जाएं तो यूज़फुल सिटीज़न बनने की बजाय वो बिल्कुल वेस्टेड हो जाता है, उसको गूंगा बहरा करके लोग फारिग कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो एक बोझ बन जाता है सोसाइटी पे, जो कि बड़ा इंटेलिजेंट अदरवाइज बाकी से सारी ठीक, सिर्फ एक पहलू हियरिंग ना होने की वजह से या पूरी ठीक ना होने की वजह से वो बोल नहीं सका और अब उसको हमने इग्नोर करके साइड लाइन कर दिया। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें ज़रूर ज़हन में रख लेना। एक तो पहली बात कि स्क्रीनिंग हर बच्चे की जो पैदा हो, दुनिया में लॉ बन गया है कि वो होनी चाहिए। राइट। मैं फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में शादमान में काम करता हूँ, वहाँ हमने रूल बना लिया हुआ है, अमल शुरू हो गया है कि हर पैदा होने वाला वहाँ पे डिलीवर होने वाले बच्चे का हियरिंग स्क्रीनिंग होती है। दिस इज ए यूनिक प्लेस इन लाहौर जहाँ पे स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। राइट, वेरी नाइस। तो वहाँ हर बच्चे के लिए स्क्रीनिंग, और वो बहुत महंगा भी नहीं और बहुत मुश्किल भी टेस्ट नहीं है। बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे की हियरिंग कैसी है। तो एक काम तो ये प्रैक्टिकल स्टेप ले लिया गया है और इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह। सर ये चीज़ सिर्फ फातिमा मेमोरियल तक ही है, जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मैंडेटरी नहीं है या खुद से करवाना पड़ता है?
अभी नहीं है मैंडेटरी कि वो उसमें किसी ना किसी को एफर्ट करके बनाना पड़ता है या गवर्नमेंट को रूल्स ऐसे बना दे कि हर एक के हों और उस पर अमल होना शुरू हो जाए, लेकिन जहाँ मेरा बस चला मैंने करा दिया। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं कि जिनके भी यहाँ अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है, तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो स्क्रीन टेस्ट उनका लाजमी होना चाहिए, ताकि इस तरह की, और इसमें सर सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, हेयरिंग भी, स्पीचिंग भी, और हर चीज़ कनेक्टेड है ना जी। इसमें जो पहला काम ये है कि अगर किसी बच्चे का हमें पता चलता है हियरिंग स्क्रीनिंग हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम आया, तो फिर उस बच्चे को देखा जाता है। मैं उस बच्चे को देखता हूँ, उसमें जो प्रॉब्लम्स हों फिर उसको हल करने की कोशिश की जाती है, और वो अल्लाह करता हल हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, किसी का आज कुछ करना है, किसी का कल कुछ करना होगा, किसी का कोई 1-2 दिन ठहर के कुछ करना होगा, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि मामलात हैंडल हो जाते हैं। एक पहलू ये, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जिनको हमें ज़हन में रखना है, ये चीज़ जानने के लिए भी कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो उससे बचा भी कैसे जा सकता है, अवेयरनेस जनरल लेवल पे कैसे हो सकती है। कुछ फैमिलीज़ में हियरिंग के मसाइल होते हैं कि किसी के बच्चे जो पैदा हुआ है उसके माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी न किसी को कोई हियरिंग प्रॉब्लम या कोई कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ रही हो, वो पैदाइशी होने का इम्कान होता है, बच्चों में आ जाती है जेनेटिकली, कि नस्ल में कुछ चलता आ रहा है, हो जाएगा। दूसरा, कज़न मैरिजेज़ हमारे मुल्क में बहुत हैं, जहाँ कज़न मैरिजेज़ कंटिन्यूसली चल रही हों, वहाँ हियरिंग के मसाइल आना भी शुरू हो जाते हैं। दूसरे मसाइल भी आते हैं, लेकिन हियरिंग भी उनमें से एक है, बड़ा कॉमन है। जहाँ कज़न मैरिज नस्ल दर नस्ल चल रहे हों, वहाँ ये होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, तो उन बच्चों को तो ज़रूर स्क्रीन कर लेना चाहिए। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ कभी बीमार हुई हो, माँ को कुछ मेडिसिन लेनी पड़ी हो, या बीमारी को पहले से चल रही हो, कुछ ट्रीटमेंट भी चल रहे हों, जब ये ऐसा चल रहा है तो उस सूरत में उस तरह के बच्चों को ज़रूर स्क्रीन कर लेना चाहिए, पैदाइश के फ़ौरन बाद देख लेना चाहिए। इसी तरह पैदा होने के वक्त कोई मसला आ गया हो, बच्चा नीला हो गया हो, पीला हो गया हो, जैसे यरकान हो तो पीला हो जाता है, सांस की दिक्कत हो, गर्दन के गिर्द कार्ड आ जाए या कोई और वजह बन जाए, वो जो बच्चे नीले हो जाते हैं उनकी भी हियरिंग बड़ी सेंसिटिव होती है, हर एक की सेंसिटिव होती है, तो वो मुतासर हो लेती है। तो नीले पीले होने वाले बच्चों पे नज़र रखनी है। बच्चा पैदा होने के बाद ICU में रहा, उसको मेडिसिन मिली किसी बीमारी की वजह से, नीला भी हुआ या पीला हुआ या नहीं, लेकिन किसी और बीमारी की वजह से ICU में रहा, उसको मेडिसिन भी मिलती रही, बीमारी भी लगी, तो बीमारी की वजह से भी और मेडिसिन की वजह से भी जो पॉसिबिलिटी है हियरिंग का लॉस होने की, उस पर नज़र रखनी है। उनका हियरिंग टेस्ट भी कर लेना चाहिए और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते रहना चाहिए। उसके अलावा जो ही बच्चा बड़ा होता है उसकी कुछ अपनी बीमारियां, जैसे गर्दन तोड़ बुखार हो जाए या और इस तरह के इन्फेक्शस डिजीज़, वायरल इन्फेक्शंस हैं, कई सारी हैं, मम्प्स है, रुबेला है, देयर सो मैनी एक्चुअली। तो उन बीमारियों का भी ज़हन में रखना होता है कि पैदा होने से पहले, ड्यूरिंग बर्थ, उससे पहले प्रेगनेंसी के दौरान, बर्थ के दौरान, पैदा होने के बाद बीमारियां लगने वाली, उसके बाद चोटें लगने वाली बड़ा ज़रूरी है। इंजरीज होती हैं, बच्चे गिरते हैं, सर पे चोट लगने से, हियरिंग तो अल्टीमेटली ब्रेन में होती है, कहीं हेड इंजरी हो, कान का ट्रामा हुआ हो, उसके पे नज़र रखनी है। उसको यरकान पहले बात हो गई, नीला होना पहले हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। स्पीच सेंस भी डैमेज होती है क्योंकि ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है ना, तो जिनकी हेयरिंग सेंस अगर डैमेज होती है तो वो डफ एंड डम दोनों हो जाते हैं, या अगर किसी की हेयरिंग सेंस डैमेज है तो वो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता, और स्पेशली जो बच्चे बहुत लेट बोलते हैं उनका क्या इशू होता है? ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हियरिंग और स्पीच का चोली दामन का साथ है, जो सुनते नहीं हैं वो बोलते नहीं हैं, तो इसलिए जो वो कहा जाता है कि तंदवा लेट कर देता है बात करना, वो बात ठीक नहीं है। तंदवे का कोई ख़ास रोल नहीं है स्पीच के डिले में। रियली अच्छा, हाँ जी, रोल है हियरिंग ना होने का, ब्रेन ठीक ना होने का, ऑटिज़म हो या और ब्रेन की बीमारियाँ, ये दो मेजर बीमारियों की वजूहात हैं जिन वजह से हियरिंग मुतासर और स्पीच मुतासर होती है। तो इस पे नज़र रखना होती है कि तंदवे का कोई ख़ास रोल नहीं है स्पीच डिले वाले में। एक बात तो ये तय होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो रिस्क फैक्टर जिनकी बात कर रहे थे, बच्चा जब ज़रा बड़ा हो रहा है, उसको चोटें लगें सर पे कहीं और, ऊंचे शोर से एक्सपोजर हो जाए, लाउड नॉइज़ हियरिंग लॉस करता है, तो इसलिए उस पर नज़र रखनी है। कुछ एक्वायर्ड बीमारियां जैसे कान की बीमारियां होती हैं, नाक गले की बीमारियां, कान में मादा बन जाए, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन कहते हैं, उससे हो जाता है। कान जैसे बहने लग जाते हैं, डिस्चार्ज होता है कानों में, दोनों में सुराख करके पर्दों में, या कुछ और अंदर बीमारियां होती हैं जो काबिल इलाज हैं। कुछ लोग हमारे कहते हैं कि बीमारी बाहर निकला या डिस्चार्ज निकला है, तो बीमारी नहीं बाहर निकली, बीमारी है जिसकी वजह से ये पस बाहर निकली है, और वो बीमारियां ख़तरनाक भी हो सकती हैं, उनका भी टाइम पे इलाज करें तो मामला बेहतर हो जाते हैं।
एक पहलू ये हो गया कि इस तरह की सारी बीमारियां अल्लाह का शुक्र है काबिल इलाज हैं और वो मुमकिन है। अब जो उसका इफेक्ट एक होता है स्पीच पे, अगर बच्चा ठीक नहीं सुनता तो बोलेगा नहीं। स्पीच के माइलस्टोन्स अल्लाह पाक ने जिस तरह बनाए हुए हैं सब इंसानों के लिए, पहले चंद महीनों में बच्चा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। जब नॉइज़ आता है उसकी तरफ, वो उस तरफ आंखें मोड़ता है या आहिस्ता आहिस्ता फिर सर घुमाना शुरू करता है, फिर स्टार्टल इस तरह की उससे पहले, और फिर एक्चुअली हेड टर्न कर लेना, फिर देखना कि माँ मेरी मुझसे क्या कह रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैबलिंग करते हुए कुछ लफ्ज़ पहले साल के अंदर अंदर शुरू हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स, मामा, बाबा, नाना, दादा, इस तरह के सिंपल वर्ड्स पहले साल के अंदर शुरू हो जाते हैं। जब पहला साल मुकम्मल होता है तो ये सारे बच्चे ये लफ्ज़ कह लेते हैं, सारे। कुछ इससे ज़्यादा भी, लड़कियां खासकर अच्छी होती हैं बातें करने में, वो कुछ इससे ज़्यादा लफ्ज़ भी कह लेती हैं। दिस इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ। जो ही साल के हो जाते हैं इन लफ्ज़ों से बच्चे आगे बढ़ते हैं। 2-3 माह और ऐड कर लें, कुछ लफ्ज़ और ऐड होते जाएंगे, और 2-3 माह ऐड कर लें। 2 साल के अंदर अंदर बच्चे ढेर सारे सिंगल वर्ड्स कह लेते हैं, आसान सारे तकरीबन, और कुछ मुश्किल लफ्ज़ भी कह लेते हैं। और 2 साल मुकम्मल होने पे सादा लफ्ज़ों वाले फ़िक्रे 2-3 ज़रूर बच्चे कह लेते हैं, सिंपल वर्ड्स and simple sentences, but a few difficult words as well. अब 2 साल के बाद 2-3 माह और ऐड करते जाएं, मुश्किल लफ्ज़ और बढ़ते जाएंगे, सादा लफ्ज़ पहले हो चुके हैं, फिर जुमले बनते जाते हैं। 3 साल पे जुमले भी सारे हो जाते हैं, मुश्किल लफ्ज़ भी सारे हो जाते हैं, इजी लफ्ज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये वक्त में सब इंस्टॉल हो जाता है। उसको फीडिंग इन टाइम करना है, जो कि पहले साल के पहले महीनों में शुरू हो जाती है। बच्चा माँ के पेट में सुन रहा होता है, तो इसलिए उस वक्त भी उससे बात करें तो बड़े ध्यान से करें, अच्छी बात कर लें, ताकि बच्चे पे बुरा असर ना पड़े। और कुछ मुल्कों ने कर लिया है, तो इसलिए सो इम्पोर्टेंट। बच्चा एट बर्थ उस द बेस्ट हियरिंग टाइम किसी का भी बर्थ वाला है जिसको बिल्कुल कोई डैमेज नहीं हुआ नॉर्मल हियरिंग है, तो उससे उसको। अच्छा सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं कुछ ज़रा नॉर्मल नहीं होते, स्पीच देर से शुरू होती है, हेयरिंग का मसला है, चलना देर से शुरू होते हैं, फिर छोटे बच्चे हैं वो स्नोरिंग कर रहे होते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स क्यों अब इतने ज़्यादा हो गए हैं? मदर की हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ये चीज़ें पैदा होती हैं। जी, इसमें जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उसको एक दूसरे अंदाज में वही बात कर लेते हैं कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। जैसे जेनेटिक में कुछ हो गया, फिर नस्लों में शादियाँ चली आ रही हैं, कज़न मैरिजेस वाला, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स में से एक है। इसी तरह जो खुराक है, बाज़ का शुरू में माँ को पता भी नहीं चलता, फर्स्ट फ्यू वीक्स के प्रेगनेंसी है, और वो जो लाइफस्टाइल उनका चल रहा होता है वो चल रहा होता है। हाँ। और जब पता चलता है तो उस वक्त ऑलरेडी जो हियरिंग अंदर बन रही होती है वो पहले फ्यू वीक्स में, अल्लाह पाक का ये सिस्टम है कि बहुत जल्दी हियरिंग बन जाती है। फर्स्ट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर तो बहुत कुछ हियरिंग का मुकम्मल हो चुका होता है। तो वो मामला पहले जो महीने अनअवेयर मामला चल रहा होता है, उसकी वजह से खुराक के मामला, कुछ और लाउड नॉइज़ के मामला, कुछ बीमारियों के मामला, सादा ज़ुकाम जैसी बीमारियां, गला ख़राब वाली बीमारियां हियरिंग को मुतासर कर लेती हैं, पेट में भी और पैदा होने के बाद भी। तो इसलिए उन पे तो नज़र रखना होगी। फिर जो ये आर्टिफिशियल डाइट आ गई, केमिकल्स वाली, प्रिजर्वेटिव्स वाली, जो जल्दी और खालिस ना होना खुराक का, दे आर काजिंग प्रॉब्लम्स। जंक फूड है, बाकी चीज़। एग्जैक्टली, ये सारे, इनमें कई सारे केमिकल्स हैं जो पॉइजनस कहलाते हैं। केमिकल्स मीन्स बेसिकली पॉइजन्स, और वो जब हजम हो के ब्लड में जाते हैं तो बच्चे तक भी पहुंचते हैं, उसके कानों पे भी पहुंचते हैं। कान बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उसको मुतासर करते हैं। इसी तरह बाकी नर्वस टिश्यू को भी, बाकी मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी मुतासर करती हैं ये केमिकल्स वाले फूड। अगर खालिस खुराक खाएं, टेंशन से बच के रहें, परेशानियां हर तरह की उनसे ज़हन की परेशानियां हों तो बच्चे पे असर पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बीमारियां हों तो उसका पड़ेगा। तो वो असरात, लाइफस्टाइल का असर पड़ेगा। घर में कोई परेशानी बन गई, नहीं है मुल्की मसाइल की परेशानी किसी को बन गई कि उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इन सारी चीज़ों का अगर ज़हन अपसेट हो गया माँ का, तो वो असर तो बच्चे पे करेगा। एब्सोल्युटली। लास्टली डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि हमारे जो ख़वातीन हमें सुन रही हैं, अगर कोई बच्चा जिसको लगता है कि हेयरिंग सेंस बिल्कुल ठीक है और वो सुन रहा है ठीक, लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो क्या उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? जी, उसमें हमें एक चीज़ बड़ी ज़हन में रखनी है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऊंचा बोलने का रिवाज है जी। ऊंचा बोला हुआ सुनने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा सुन रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ऊंचा बोला हुआ बच्चा सुन रहा है। ये फिक्रा याद रख लें। बिल्कुल। विस्पर किया हुआ है, नहीं, इसको उर्दू में या पंजाबी में क्या कहते हैं? सरगोशी। ये 2.5 से 3 फुट के फासले से बच्चे को बगैर देखे सुननी चाहिए। एक कान, आपका ये कान है तो इधर से बात हो, इतने फुट दूर देख ना रहा हो बच्चा, दूसरा है तो उधर से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये तो घर में कोई भी बंदा चेक कर ही सकता है। बिल्कुल ठीक है।
दूसरा जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये कोई मॉडरेट हियरिंग का लेवल इसको हम कहते हैं, नॉर्मल बात करने वाला, वो भी इतने फासले से बच्चे को सुन लेना चाहिए बगैर। ये टेस्ट तो घर में भी बंदा कर ही सकता है। एब्सोल्युटली। शोर ना हो, खामोशी हो उस कमरे में, ये टेस्ट करके स्लाइटली सामने के बजाय पीछे और साइड पे करके कर लें तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर जाएगा अगर सुन रहा है। एक दूसरा, अगर नहीं कर रहा, इतना सुना हुआ, तो उस काबिल इलाज है, उसका इलाज हो सकता है। इस पॉइंट पे घर से जल्दी निकलना चाहिए, विद इन फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंदर अंदर इलाज शुरू करना चाहिए। एक मैसेज है बड़ा स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है, ये तो याद रखना होगा। एक बात होगी कि हियरिंग की वजह से जो हमारा असेसमेंट प्रॉपर नहीं है, लोग समझते हैं सुनता है चूंकि ऊंचा बोलती है सोसाइटी, तो वो सही सुन नहीं रहा होता, इसलिए मसला होता है। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो सुनने में रुकावट बनाती हैं, वो भी काबिल इलाज हैं, अगर टाइम पे उनका डायग्नोज कर लें, ट्रीटमेंट कर लें, वो भी ठीक हो जाता है। दूसरा, ब्रेन की बीमारियां, ऑटिस्टिक होना बच्चे का या ज़हनी, और कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बच्चा, जिसके जनरल माइलस्टोन सारे लेट होते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट है। उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, कोई माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो माइल्ड वाले उसके भी ठीक तरह अल्लाह करता है हो जाते हैं, मॉडरेट वालों में से कुछ बेहतर हो जाते हैं, और जो सीवियर वाले हैं उनमें ज़्यादा मसाइल आते हैं, वो सारे बहुत बेहतर नहीं हो पाते, लेकिन उनकी तादाद कम है, तो एटलीस्ट जो उनमें से बेहतर होने वाले हैं वो तो मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया है, और पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके वक्त का। उम्मीद है पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें, जो चैलेंजेस थी, उनके तमाम सवालात के जवाबात उनको मिल गए होंगे। अच्छा, बच्चों से ही जुड़ी एक और ख़बर है इंग्लैंड से, काश ये न्यूज़ पाकिस्तान से होती। जनाब, इंग्लैंड ने ऐसा ज़बरदस्त काम किया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों के में तो वो है ही नहीं ऐसा, पाकिस्तान में भी है, क्यों नहीं है ऐसा? अब मोबाइल फोन्स आई डोंट थिंक सो कि अलाउड नहीं है, लेकिन बच्चे लेके जाते हैं ना, सख्ती नहीं है, वो एक रस्मन फॉर्मेलिटी के लिए कहा जाता है। जनाब, इंग्लैंड के अंदर बच्चों के स्कूल्स मोबाइल फोन्स लेके जाने पर मुकम्मल बैन कर दिया गया है। मेरा तो ख्याल है स्कूल्स में नहीं, बच्चों के घरों में भी बैन करना चाहिए मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत कम कर देना चाहिए। अच्छा, इससे पहले फ्रांस में, ये इंग्लैंड में तो, ऑफलैंड में तो अब फैसला हुआ है ना कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में अपना मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जा सकते हैं, उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले फ्रांस में, और उससे पहले मैं देख रही थी, ये अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि बच्चों की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसको पहले ही, इटली में, पुर्तगाल में, स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें मोबाइल फ़ोन बैन कर दिया गया है। अब वहाँ पर असाइनमेंट सब कुछ होता तो सब कंप्यूटर पर ही है और सब कुछ उसी पर होता है, लेकिन उसकी वजह से जो तवज्जो है, मोबाइल फ़ोन इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन इन द स्टडीज। एक तो कारकर्दगी मुतासिर होती है, लेकिन दूसरी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। एब्सोल्युटली। अब आप देखें, घरों के अंदर माएँ भी माशाल्लाह अपनी तवज्जो अपने बच्चों से बचने के लिए वो तो खुद गैजेट्स को यूज़ कर रही होती है, मोबाइल फ़ोन्स में लगी होती हैं। बच्चे सारे, हर घर के अंदर, हमारे घर का जितने भी घर हैं यही मसला है, हर घर के बच्चे लेटे हुए हैं, बस लाइट है या नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स को देखे जा रहे हैं टिक-टिकी लगाकर। उससे उनकी आई साइट तो डैमेज होती है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। स्क्रीन टाइम बच्चों का, अगर आप उन्हें स्क्रीन टाइम प्रॉपर ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे ना, उनमें चिड़चिड़ापन, ये जो बच्चे चिड़चिड़े होकर रोना शुरू कर देते हैं, ज़िद लगाना शुरू कर देते हैं, इसकी बहुत बड़ी मेन कॉज ये है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। आप ये देखें, बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हम जैसे जैसे वक्त के साथ बड़े होते जाते हैं ना, हमारी एनर्जी ख़त्म होती जाती है, ना हमारा उठ के कोई काम करने को दिल करता है, ना चलने को दिल करता है। बच्चों में वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ना उन्हें गर्मी लगती है, ना उन्हें सर्दी लगती है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब उस एनर्जी लेवल को आपने बजाय के फिजिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है, अपने स्टडीज़ में यूज़ करना है, उसको डिस्ट्रैक्शन कर देता है मोबाइल फ़ोन। अच्छा, फिर उसका एक और जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि जितना भी अब मोबाइल में बच्चा जो कुछ भी देख रहा है, सारा अनफिल्टर्ड, नॉन फिल्टर्ड कंटेंट है, वो सब माइंड में फिल्टर, और वो सब उसके माइंड में फिल्टर एब्जॉर्ब हो रहा है, सब कुछ माइंड में जा रहा है। बेशुमार ऐसे वाकयात, केसेस हमने देखे हैं कि कुछ ऐसी गेम्स हैं जो कि बच्चे को एग्रेसिव बनाती हैं, और बच्चों को वो नहीं देखनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। इंग्लैंड ने तो बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान में स्कूल से ज़्यादा ना घरों पे बैन होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम घर पे होते हैं, और बच्चों, फिर उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो घर के बड़े हैं ना, वो फिर बच्चों के सामने वैसे शुक्र है हमारे टाइम में फ़ोन नहीं था। हाँ बिल्कुल ठीक है, कॉलेजेस में हम थे जब फ़ोन आया था, और फिर उसके बाद में ज़रा वैसे भी आप मैच्योर हो जाते हैं, और फिर ये होता नहीं, अदरवाइज स्कूल लेवल पे तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी नकल जो है ना, नकल माफिया, वो सारा कुछ करता है फ़ोन पे ही है। स्कूल में देखिए आप, बोर्ड के जब पेपर्स हो रहे होते हैं ना,
तो मोबाइल फ़ोन पे ही सब कुछ हो रहा होता है और वहीं पे नकलें पकड़ी जाती हैं और उसके बाद इसके अलावा बहुत सी नाजेबा हरकत भी, बहुत सी उसकी कॉज भी आई थिंक एग्जैक्टली मोबाइल फ़ोन ही है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बड़ा ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हर किसी को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि क्या होने जा रहा है आगे मुस्तकबिल में उनकी लाइफ में, बड़े अहम क्वेश्चंस। अच्छा, वैसे कभी ये क्यूरियोसिटी आपको भी हुई है कि आप अपना मुस्तकबिल जाने कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं? बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, बहुत से लोगों को होती है, बट आई एम नॉट इनटू दैट। कभी ऐसा नहीं, मुझे नहीं होता, क्योंकि जो होना इवेंचुअली वो तो हो ही जाना है ना, तो वक्त से पहले जान के आप उसको क्या ही चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी। लेकिन टैरो कार्ड्स एक रियलिटी है और उसमें जो आप कार्ड्स पिक करते हैं, वो कार्ड्स पिक करने के बाद जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो आपको बताता है कि आपके कार्ड्स में आगे क्या कुछ है। रियलिटी भी होती है, अजम्पशंस पर ये बेसिकली होता है, क्योंकि ये तो इल्म कुदरत ही जानती है, लेकिन फिर भी आप एक गाइडलाइन आपको ज़रूर मिल जाती है। तो उनसा शाह जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसा वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और मुझे ये बताइएगा कि आपके ये जो टैरो कार्ड्स हैं, इससे मुस्तकबिल का हाल आप देख के बताती हैं। सबसे पहले तो ये बता दें पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म क्या होंगे। पूरी पाकिस्तानी नेशन की इस वक्त दिलचस्पी इस चीज़ में इलेक्शंस हों और जो पीएम हो ना उसका पता चले। आपके टैरो कार्ड्स की क्या प्रिडिक्शन है? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जो आप लोगों ने टैरो कार्ड्स का इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन इसको फ्यूचर की प्रेडिक्शन के साथ साथ हम इसको गाइडेंस भी ले सकते हैं कि जो चीज़ें कंफ्यूजन्स हर इंसान की लाइफ में कभी कभार आ जाती हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे उनका करियर हो, तो ये जो है ना क्लैरिटी लेकर आता है। टैरो कार्ड्स हमेशा आपको गाइड करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो आपके लिए सूटेबल है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनक्लियर होती हैं, वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो अगर हम इसको भले मुस्तकबिल का हाल के बजाय अगर हम इसको गाइडेंस के लें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप कहते हैं जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा रहेगा सियासी हवाले से, और बाकी जो आप कह रहे हैं, देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे पास, तो यहाँ पर जो वाटर का कार्ड है, वाटर का कार्ड अनसर्टेनिटी को शो करता है, स्टेबिलिटी को शो नहीं। पानी होता है ना, पानी सरफेस कभी भी स्टेबल नहीं रहता, तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये हमारे हुक्मरान ही काफी है, उनसा पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालात जो है ना वो हमेशा आप आगे फ्यूचर में देखेंगे कि अनस्टेबल ही रहेंगे, अनप्रिडिक्टेबल ही रहेंगे, कुछ न कुछ सियासी हवाले से जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पर एक और किंग का कार्ड है, अगर पॉलिटिकली में देखूं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर का कार्ड है। इस वक्त बहुत गर्मा गर्मी है पॉलिटिक्स में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो है काम करना चाह रही, काम मतलब ये है कि इलेक्शन करवाना चाह रही हैं जल्द से जल्द, ताकि ये तो हमने ओवरऑल बात कर दी ना, अनसर्टेनिटी की आपने बात कर दी। हमारी ऑडियंस बेचारी परेशान हो जाए कि ये ना हो कि अनसर्टेनिटी में मजीद महंगाई हम पर आ जाए। पॉलिटिक्स की बड़ी बात हम पॉलिटिशियंस की वन बाय वन बात करते हैं, और चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान है उनकी अगर मैं बात कर लूँ तो वो क्या कह रहे हैं? स्ट्रेंथ का कार्ड है इमरान खान साहब के लिए, और स्ट्रेंथ का कार्ड है कि इस वक्त वो स्ट्रक हैं, इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन थोड़ी वीक हुई है, लेकिन उनको भी जैसे वो कहते हैं, दूसरों को कहते हैं कि घबराए नहीं, तो इसी तरीके से मैं उनके लिए भी स्ट्रेंथ का कार्ड यही कह रहा है कि घबराए नहीं। ये जो वक्ती हालात हैं उनके ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें कि वो क्या वापस पॉलिटिक्स में आएंगे, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे कोई इतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। दोबारा से पॉलिटिकली वो इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे। व्हाट अबाउट नवाज शरीफ? ऐसा ही लग रहा व्हाट अबाउट नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कंफ्यूजन्स हैं, आना चाहते हैं, दिली तौर पर कोशिश भी कर रहे हैं, इनकी पार्टीज में बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं लोगों के साथ, और वापसी के भी काफी चांसेस हैं कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आया जाएगा। उनकी विश है, उनकी ख्वाहिश है कि दोबारा वापस अपने मुल्क आ जाए। ओके, तो उनसे ये तो हमने पॉलिटिशियंस की बात कर ली, पाकिस्तान की वैसे ग्लोबली ओवरऑल बात कर ली,
वैसे क्या जो टैरो कार्ड होते हैं ये क्या उनको पिक करना होता है, चूज करना होता है? अगर आप हमारे ऑडियंस की आसानी के लिए समझाएं किस तरह से आप इनको रीड करती हैं? जी बिल्कुल, पिक मैं कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मैं कराची में रहती हूँ, तो मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कराची के नहीं हैं, पंजाब साइड के हैं या जो है वो अब्रॉड के हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंसेस के लिए मुझे जो कांटेक्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं खुद कार्ड पिक करती हूँ। उनके नाम और उनकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ से मैं जो है वो उनकी एनर्जी से मैं कार्ड्स पिक करती हूँ, उनके हालात में देखती हूँ कि उनको गाइड करती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। अगर वो अपने रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए मसले मसाइल का शिकार होते हैं तो उनको गाइड करती हूँ कि आपको ये इस वक्त जो है आपकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन ये है, इससे गुजर रहे हैं आप, और पास्ट में ये हुआ था आपके साथ, और फ्यूचर में अगर आप अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। सेम ऐसे ही जॉब, करियर, अपने बिजनेस के हवाले से जो लोग कांटेक्ट करते हैं उन लोगों के लिए भी सेम यही है। जो बिजनेस में लॉसेस हो रहे होते हैं या जो लोग जॉबलेस होते हैं उनको भी मैं गाइड करती हूँ कि क्या चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, उनको आप इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, और ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी जिंदगी से निकल सके। अच्छा उनसा ये बताइएगा, क्योंकि आजकल जो आपने कहा पॉलिटिकल क्योस इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में, वैसे तो हमारा माशाल्लाह पूरा मुल्क ही प्रिडिक्शंस की बेस पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, लेकिन किसी को भी तवक्को और उम्मीद नहीं है, हर कोई अपनी अपनी पेशगोइयाँ कर रहा है। तो टैरो कार्ड्स आपके इस बारे में क्या कहते हैं? कोई इलेक्शंस होते मुस्तकबिल करीब में आपको नजर आ रहे हैं? और वजीर आजम के लिए किसका कार्ड आपको नजर आ रहा है, किसका कुर्रा निकलेगा? कुर्रा फाल किसके नाम निकलेगा? देखिए, मैंने काफी सारे चैनल्स पे प्रेडिक्ट किया था कि 2024 के मार्च तक इलेक्शंस हो जाएंगे। अभी भले जैसी भी सिचुएशन से हालात जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन आज भी मैंने जो कार्ड निकाला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। इस वक्त अगर अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी चल रही है तो इलेक्शन की जहां तक बात है, इलेक्शन तो होंगे ही होंगे। ये तो है कि मार्च तक जो है, अगर जनवरी में नहीं हुए तो फेब में हो जाएंगे, फेब में नहीं हो तो मार्च में हो जाएंगे। तो ये 2024 के मार्च तक इलेक्शंस हो जाएंगे। जहां तक आप बात करें प्राइम मिनिस्टर की कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये इस वक्त फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टैरो कार्ड्स थोड़ा सा करंट चीजों को ज्यादा क्लियर बताते हैं। तो अभी वक्त है, जब ये चीजें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो जरूर मैं आपको बताऊंगी कि आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन। अच्छा, ये तो हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी ऑडियंस में ना सबसे ज़्यादा लोग आते हैं हमारी शादी कब होगी, किससे होगी, तो क्या ये टैरो कार्ड्स इसमें भी रहनुमाई करते हैं कि आपका शरीका यार ढूंढने में कौन आपके लिए सूटेबल है, कौन नहीं है? जी बिल्कुल, टैरो कार्ड्स कंपैटिबिलिटी को बताते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, टैरो भी करती हूँ, उसके हिसाब से, स्टार्स के हिसाब से आपका जो ज़ोडिक साइन है वो कौन से स्टार को कंपैटिबल है, ठीक है, और आपका जो बर्थ चार्ट है वो कौन से जो है इंसान के बर्थ चार्ट को कंपैटिबिलिटी, हम असेंडेंट को देखते हैं कि कौन सा असेंडेंट दूसरे असेंडेंट को मैच करता है, उसके हिसाब से 4th हाउस को हम देखते हैं, कौन सा 5th हाउस को देखते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो किसके साथ हो सकती है। बहुत सारे प्रपोजल्स आ जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता, या जो लोग शादी जो है जिनकी नहीं हो रही होती, ओवर एज हो जाती है, वो लोग बहुत खवातीन या मर्द हजरात परेशान होते हैं, या जिन लोगों को दूसरी शादी करनी होती है उसके बारे में परेशान होते हैं, और जिन लोगों के बहुत ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बार ब्रेकअप्स होते हैं, चाहे सेपरेशन हो, डिवोर्स हो, या फिर लव में नाकामी हो, तो उसके लिए भी जो है मेरे पास जो है सॉल्यूशंस है, गाइडेंस है, वो मैं गाइड करती हूं। जरूर करें, उनका गाइड बहुत ज़रूरत है हमारी आवाम को इस चीज़ की। हमारा फोकस इस पे है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करनी है
और ज़्यादा से ज़्यादा शादी करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, उनकी अच्छी परवरिश हो या ना हो, हमारा फोकस यही होता है। बताएं उनसा, ज़रा शेयर कीजिएगा। जी, बात ये है कि देखिए शादी करना मकसद तो नहीं है ना। मैं ये कहती हूँ कि आजकल लड़कियां जो है वो इतना करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, अपने करियर पर फोकस करती हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्टेबल करना लड़कियों को आजकल जो है अपने पैरों पर खड़ी होके और उसके बाद जो है अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। देखिए आजकल इतना डिवोर्स रेशियो बढ़ गया है। और दूसरी चीज़ जो मेरे पास अब बहुत ज़्यादा आ रही है कि लड़के लड़कियां 4-5 साल का जो है ना रिलेशनशिप रख के उसके बाद जो है वो लड़के भाग जाते हैं या उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। सेम इसी तरीके से लड़कियों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि ऑफिशियल प्रपोजल्स आते थे, घर में रिश्ते आते थे और उसके बाद जो है वो शादी की बात चलती थी। लेकिन आजकल जो चीज़ मुझे इंक्रीज हो रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते, 8-8, 10-10 साल उनको रिलेशनशिप में हो जाते हैं। जब शादी से पहले ही आप इतना एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे से इतना ज्यादा आप लोगों का पुराना रिलेशन हो जाएगा, तो वो अट्रैक्शन, वो प्यार, वो चीज तो खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद क्या रह गया? तो मेरी तो रिक्वेस्ट है तमाम फीमेल से कि प्लीज मर्द हजरात से भी कि ये इन चक्रों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। और जो पहले एक चीज फॉलो की जाती थी जो हमारे इस्लाम में भी है कि बाकायदा एक रिश्ते आते थे, घर में रिश्ते आते थे। अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, बजाय कि आप ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में उसको प्रपोज कर रहे हैं, आप उसके जो है अपने घर वालों को जो है भेजें उसके घर पे। अब ये होता है कि लड़के जो है उसको पसंद करते हैं, रिलेशनशिप्स रखते हैं, उसके बाद शादियां होती नहीं है, फिर डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाना और फिर आपकी कंपैटिबिलिटी डिफरेंस आती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ उनसा शाह मौजूद का रीडर। और यही है, कंपैटिबिलिटी इज़ मोर आई थिंक नेसेसरी, बस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, आपसे मुलाकात होती है अब कल। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।